दिल्ली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि हमको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का फर्स्ट कट ऑफ रिलीज हो चुका है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो आईपी बीएड के काउंसलिंग वगैरह का या फिर आईपी बीएड का फॉर्म फिल किया है, तो देखिए आईपी बीएड का रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा है। एज ऑफ नाउ जो भी डेट वगैरह एक्सटेंड हुआ है वो 22 जून लास्ट डेट है काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड जामिया में रिसेंटली अभी आंसर की वगैरह आया था, बहुत जल्द उसका आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा। तो जामिया में आपको पता होना चाहिए कि आंसर की वाले फेज में हम लोग चल रहे हैं। एंड एनसीईआरटी आ रही बीएड कंसर्न है, तो वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 3 जुलाई के अराउंड आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। एंड जो भी सीयूईटी का है, तो सीयूईटी से रिलेटेड जैसे इसमें एडमिशन हो रहा है, जैसे बीएचयू है, बीएचयू का कट ऑफ एक ऑलरेडी आ चुका है, उसमें सीट एलोकेशन हो चुका है। एंड इन मीन टाइम जैसे मान लीजिए कोई किसी और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहा है, लेट से आप त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का फॉर्म फिल कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो किसी भी इस तरह की यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली उनका ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना होगा कि अच्छा किसमें फॉर्म फिल हो रहा है। क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के मेरिट के बेसिस पर एडमिशन लेती हैं, तो सीयूईटी का पेपर आप लोग दे चुके हो, स्कोर कार्ड वगैरह आपके पास आ चुका है। अब आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेपरेटली अप्लाई करना है। एंड जितने भी कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर अप्लाई करेंगे, उन कैंडिडेट्स का एक फाइनल मेरिट बना के रिजल्ट वगैरह आ जाता है। इस सेशन में मोर स्पेसिफिकली हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी पर बात करेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन भी कैंडिडेट्स को फर्स्ट कट ऑफ में सीट एलोकेट हुआ है, वो अपने लॉगिन पोर्टल को लॉगिन करेंगे, मतलब लॉगिन पोर्टल के अंदर एक्सेस करेंगे, तो आपको शो करेगा जो भी सीट एलोकेटेड है। आप सीट एक्सेप्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे, जो डॉक्यूमेंट वगैरह सही रहेगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है तो यूनिवर्सिटी तब जाके आपको पेमेंट का लिंक देगी। एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एडमिशन हो गया है। तो यहाँ पर बस आपको एक बात ये ध्यान देना है कि देखो सिर्फ एक्सेप्ट कर लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करोगे तो यूनिवर्सिटी चेक करती है कि वो सारा कुछ सही है कि नहीं है। और एक तरह से कह लीजिए कि जब आपका फी पेमेंट हो जाता है तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप कॉलेज पर जाओगे तो वो हार्ड फॉर्म में भी वो लोग चेक करते हैं बेसिकली, ठीक है। ऑनलाइन भी चेक करते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, कि ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया था। क्योंकि देखो एक बार यूनिवर्सिटी फी ले लेगी ना, तो मतलब कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है। तो यूनिवर्सिटी ना फी लेने से पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करती है, वेरीफाई करती है। बहुत रेयर केस ही होता है कि फी लेने के बाद किसी का एडमिशन वगैरह रिजेक्ट हो। जब तक आपका फी नहीं है, मतलब कंप्लीटली आपने फी नहीं पे कर दिया है, तब तक आप मान के चलेगा कि अभी एडमिशन नहीं हुआ है। फी पे कर दिया है, समझ लीजिए एडमिशन को लेकर 90% काम आपका हो चुका है ऑलरेडी। एक बार एक क्विक रिकैप ले लेंगे हम लोग कट ऑफ पर, जो हम लोगों के सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। कोई भी बीएड लैंग्वेज पेडागोजी का, ये आप लोगों ने देखा होगा, जो भी आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है दिल्ली बाइट्स का बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, जो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी हैंड रेज नहीं करेंगे सेशन में, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको ऐड नहीं करूंगा, प्लीज अवॉइड दैट थिंग। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो बीएड लैंग्वेज पेडागोजी का कंसर्न है, तो उसमें कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ यहाँ पर शो किया गया है। ये जो ऑफिशियल कट ऑफ आया उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में मैंने मेंशन कर दिया आप लोगों के आगे, सो दैट आप ज़्यादा आसानी से फिगर आउट कर पाओ कि अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में क्या बेसिकली चल रहा है। तो ये तो बीएड लैंग्वेज पेडागोजी का हो गया। उसी तरह बीएड मैथमेटिक्स का आप देख सकते हो कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में क्या चल रहा है। उसी तरह साइंस पेडागोजी का आप कट ऑफ देख सकते हो। अच्छा, एक माइंड में ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि सर इस कट ऑफ में जितना मार्क्स आ रहा है तो सर नेक्स्ट वाले में क्या देखने के लिए मिल सकता है, सेकंड कट ऑफ में क्या जाएगा। देखो यार, प्रेजेंट में जहां पर सीट फिल हो रहा है ना, जिस भी कट ऑफ पर ओपन हुआ है, आखिरी कट ऑफ क्लोज होते होते मैक्सिमम कोई कट ऑफ नीचे जाता है तो मैक्स टू मैक्स 10% से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये 197 है ना, यहाँ पर अगर सोशल साइंस में कहीं पर लिखा हुआ 197, तो यहाँ पर आखिरी कट ऑफ क्लोज होते होते, चाहे वो स्पॉट राउंड हो, चाहे थर्ड काउंसलिंग हो, चाहे जो हो, ये कभी भी 10% से नीचे जाए बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस है। अदरवाइज कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो सोच रहा है कितने कट ऑफ आएंगे, देखो यार अमूमन 2 ही कट ऑफ आएगा, ठीक है। क्योंकि जब काउंसलिंग सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, सीयूईटी के माध्यम से हो रहा है, तो दिक्कत नहीं होती है बहुत ज़्यादा। 2 कट ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कट ऑफ, मुश्किल है कि स्पॉट राउंड वगैरह कुछ आए, तो मैक्स टू मैक्स 3 राउंड के कट ऑफ आएंगे। तो
तो 5 से 7% आप यहाँ पर कम कर लीजिए, मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। किसी का भी मार्क्स उससे ज़्यादा कम है तो फिर आप बेटर रहेगा कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आप देखो। उसी तरह बीएड कॉमर्स पेडागोजी में बेसिकली COQP 03 का स्कोर के रिगार्डिंग यहाँ पर बात हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स पेडागोजी में जब आप COQP 03 वाला पेपर देते हो, उसी तरह होम साइंस में भी 03 वाला पेपर देते हो। फिर विजुअल इम्पेयरमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि आपको पता है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लेडी अरविंद कॉलेज केवल फीमेल्स के लिए है। एंड विजुअल इम्पेयरमेंट दुर्गा भाई देशमुख वाला कॉलेज है, कोएड है, ठीक है। इसमें 183 मार्क्स गया है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बेसिकली क्या होता है कि VI ID कॉमर्स होम साइंस ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन होता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। लैंग्वेज में 05, मैथमेटिक्स में 07, साइंस में 06 एंड सोशल साइंस में 04 वाले पेपर कोड से एडमिशन होता है। तो ये कट ऑफ को थोड़ा मैंने आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दिया है यहाँ पर, सो दैट हमको देखकर समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा यूनिवर्सिटी वाले कट ऑफ में बहुत ज़्यादा कुछ दे रखा है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर। जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कॉल आउट द नेम्स वन बाय वन। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं जिनको भी कुछ डाउट है। ठीक है, आई विल कम टू रजत फर्स्ट। जी रजत बताइए। सर अब मेरे मार्क्स 132 है, तो दुर्गा भाई देशमुख में बीएड स्पेशल में एडमिशन हो जाएगा? देखिए प्लीज़ ये सब मत पूछिए कि मेरा नंबर इतना, मेरा इस पर एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो पहला कट ऑफ आया है, अब उसके बाद कितना कम जाएगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। टू अर्ली टू कमेंट। सर तो वीडियोस में भी सर आपने जो 4 कॉलेजेस बताए हैं उसमें आपने दुर्गा भाई देशमुख को नहीं बताया। भाई देशमुख स्पेशल कॉलेज है, सिर्फ एक ही कॉलेज है जहाँ से ID में जो VI में जो है बीएड होता है, सिर्फ एक ही कॉलेज है। और सर बीएड स्पेशल की भी जो वीडियोस थी उसमें भी मैंने देखा था, तो कुछ डाउट अभी भी थी। हाँ बताइए बताइए। स्पेशल एजुकेशन के बाद नॉर्मल स्कूल्स में एलिजिबल नहीं होते? जी नहीं होते हैं एलिजिबल। और जो देखिए एक थोड़ा आप अपना कॉमन सेंस खुद से भी यूज करिए। कोई भी अगर बीएड स्पेशल वाला बच्चा, बीएड स्पेशल एजुकेशन करने वाला बच्चा, अगर वो नॉर्मल दूसरे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम मतलब सीट्स पे एलिजिबल हो जाएगा, तो फिर मतलब क्या रह गया स्पेशल एजुकेशन और रेगुलर बीएड का डिफरेंस क्या रह गया? ठीक है, लॉजिकली सोच के देखिए ये बात, ठीक है। तब तो हर बच्चा ही स्पेशल करेगा, वो सोचेगा यार स्पेशल वाले में भी एलिजिबल हो जाएंगे, दूसरे साइड भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो भी बच्चा बीएड स्पेशल करता है वो स्पेशल एजुकेटर वाली जब जॉब आती है तो उसी में एलिजिबल रहता है, ठीक है, नॉर्मल वाले में एलिजिबल नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें दुर्गा भाई में बीएड एमएड स्पेशल इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है? नहीं, RI में है एमएड, तो सर ये एमएड का भी कोई यूज है या फिर ये सिर्फ रिसर्च के लिए? होता है यूज, फ्यूचर में होता है। फिलहाल अभी आप बीएड में एडमिशन पर बात करिए, अगर इंटीग्रेटेड वाले में लेंगे तब उस पर अलग से बात करेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, कोई और डाउट है? ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम टू गुंजन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुंजन जी, बताइए। सर मेरा भी सेम ही क्वेश्चन था कि मेरे 139 स्कोर है, तो सेकंड लिस्ट में चांस है या नहीं है लेडी इवेंट के स्पेशल एजुकेशन के लिए? नहीं प्लीज़ ये मत पूछिए कि मेरे इतने मार्क्स हैं, इस पे चांस है कि नहीं है। आप खुद सोचिए ना, कॉमन सेंस वाली बात है। कोई भी यूट्यूब पर अगर ये सब चीज़ें आपसे बता रहा है तो ऐसे चैनल से भी दूर रहिए, ठीक है। देखो तुम्हें नहीं पता है कि अगर 182 पर कट ऑफ ओपन हो रहा है तो 180 पर अगले कितने बच्चे हैं, 170 पर कितने बच्चे हैं, यू डोंट नो, ठीक है। ओके, ठीक है, आप किसी चीज़ को लेकर क्यूरियस हैं, दैट डजंट मीन कि वो क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं, आप 139 पर हो, अगला बच्चा आएगा कहेगा सर मेरा 129 है, मेरा क्या प्रोबेबिलिटी है। अगला आएगा कहेगा सर मेरा 119 है, मेरा क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये कोई बात नहीं हुआ जब तक लिस्ट ना आ जाए, ठीक है। उससे पहले ये सारी बातें बेसलेस है, कोई मतलब नहीं इन टॉपिक से बात करने का, ठीक है। ओके, देन आई विल कम टू रेनू चौधरी। रेनू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रेनू जी, बताइए। सर जैसे इसमें जो COP क्या 03 है, इसमें जो सोशल साइंस वाला है, इसमें जो जर्नल की है वो 170 गई है, और जो 03 सॉरी सर 03 में, हाँ जी सर। सोशल साइंस का पेपर कोड 04 है। नहीं सर, उसमें वो दिया था ना कि मतलब आप चूज कर सकते हो होम साइंस सोशल साइंस। आपका सब्जेक्ट क्या है? मैंने सोशल साइंस चूज किया था सर। आप किस सब्जेक्ट से एलिजिबल हैं ये बताइए। मैंने COP 03 का पेपर दिया था, सोशल और साइंस जब के लिए, मैंने सोशल साइंस के लिए एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
हाँ जी सर। हाँ, तो आप नॉट एलिजिबल, आपने गलत पेपर दिया था, ठीक है। नहीं सर, उसमें मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म अप्लाई कर रही थी मैं, तो उसमें मुझे ऑप्शन मिले थे कि मतलब बीएड पेडालॉजी, सोशल साइंस, होम साइंस, तो मैंने उसमें सोशल साइंस चूज किया था। सोशल साइंस चूज किया था, 03 का पेपर दिया आपने। हाँ जी सर। हाँ, तो नॉट एलिजिबल है, ठीक है, आपने गलत पेपर दिया है। मतलब सर? मतलब वही जो मैं कह रहा हूँ, मतलब वही है कि आपने गलत पेपर दिया है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। तो फिर सर मुझे ऑप्शन क्यों शो किया था जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था? देखो यार रेनू, ये बिल्कुल कुछ वैसी बात है कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो मेरे ट्रैफिक पे लाल सिग्नल है, अब मुझे कोई हाथ लगा के रोक नहीं रहा तो मेरे गाड़ी में मीटर क्यों शो कर रहा है? भाई आप कॉमन सेंस है कि हमें रुकना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रैफिक खुला हुआ तो आप गाड़ी लेके चली ही जाएंगे। और कोई बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है तो जो फॉर्म मन करे वो फिल करो, कोई तुम्हें रोक थोड़ी ना रहा है। कोई सा पेपर कोड चूज कर लो, वो तो बाद में दिक्कत होगा ना। सर COP 03 वो तो कॉमन है ना सबके लिए। देखो भाई, यू नॉट एलिजिबल, ठीक है। और अगर अब कुछ डाउट रह गया है अभी भी, तो जाइए दिल्ली बाइट्स की यूट्यूब पर CUET DUBA 2026 वाला प्लेलिस्ट होगा, उसको देख कर आइए, ठीक है। उस पूरे प्लेलिस्ट को आप देखेंगी, ऊपर के 3-4-5 वीडियोस देखेंगी, पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। ठीक है रेनू चौधरी, आपने देख रखा है? सर मैंने देखे थे, तभी मैंने अप्लाई किया था। मैं आपकी वीडियो देख के अप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो मैंने गलत बता दिया होगा, ठीक है। नहीं सर, वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, अब क्या करेंगी, ठीक है, ठीक। आई कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट जी, राखी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राखी जी, बताइए। सर वो जो मतलब मेरे मार्क्स 137 आए हैं और जो DU की फर्स्ट कट ऑफ गई है SPM कॉलेज की वो भी 137 गई है, लेकिन जो मेरे को है वो नो सीट एलोकेटेड दिखा रहा अच्छा है। ठीक है, तो मैं आज आपका एडमिशन ब्रांच पे 137, गई मैंने थी। कल लाइव सेशन में देखा था आपका कमेंट। आपका 137 सब्जेक्ट क्या है आपका? सोशल साइंसेस सर। SST पेपर कोड कौन सा दिया है आपने? 04। 04, ठीक है। SPM में कितने पे क्लोज हुआ है? 137 पे ही। तो मैं आज एडमिशन ब्रांच पे गई थी तो उन्होंने कहा कि आपका टाई ब्रेक हुआ है तो नेक्स्ट राउंड तक का वेट करें, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि टाई ब्रेक हुआ है? हाँ। क्योंकि बच्चे को उनको एडमिशन देना है उस मार्क्स पर, टाई ब्रेक, और किस बेसिस पर टाई ब्रेक करेंगे वो क्या ये बताया उन्होंने आपको? नहीं, ये तो नहीं बताया, बस यही बोला कि टाई ब्रेक हुआ है आपका। कई बार लोग बात टालने और के लिए सर करते हैं। सेकंड, हम्म, तो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर इससे आगे? नहीं यार, प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक सेकंड जो मैं खुद भी चेक कर लूँ। SPM लैंग्वेज की बात कर रही हैं आप, राइट? सॉरी, SST की नहीं बात सर, कर। सोशल। मैं एक सेकंड चेक कर लूँ, मुझे एक सेकंड दीजिए। सोशल साइंस SPM, हाँ कितने हैं आपके? सर 137 है SC कैटेगरी से। अच्छा, कैटेगरी, अच्छा ठीक है। और किस बेसिस पर आपका वो हुआ है, क्या कहते हैं, जो टाई हुआ है? सर वो नहीं बताया, बस यही बोला उन्होंने कि टाई ब्रेक हुआ है आपका, अच्छा ऐसा। ठीक है, वो बेसिकली कैटेगरी का सीट है ना, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम्म। शायद, कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट कट ऑफ में एडमिशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई गारंटी क्या नहीं है, सर? कोई गारंटी नहीं गारंटी है नहीं कि है नेक्स्ट, मतलब? हाँ कोई मतलब गारंटी कट ऑफ नहीं, अगर नीचे आएगी 1-2 कोई नंबर तो गारंटी भी नहीं है। नहीं? 1 नंबर 2 नंबर की बात नहीं होती, बात ये है कि जो है जो कैटेगरी वाली सीट्स होती है उसमें सीट घट नीचे जाए कोई ज़रूरी नहीं। देखिए हो सकता है जाए नीचे, हाई चांसेस हैं, यस लेकिन सर। कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा टाई ब्रेक हुआ तो अगले कट ऑफ में एडमिशन होगा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और एक और डाउट था सर, ये जो जैसे मतलब जो मैंने अपना जैसे फॉर्म। जैसे कि फर्स्ट कट ऑफ के यस बाद सर। सेकंड कट ऑफ क्यों आता है? जिन्हें मतलब जिनके नंबर कम है उन्हें मिल सके, ऐसा? नहीं नहीं, आजकल बच्चों के साथ वेबिनार कंडक्ट करना मतलब सरदर्द है अपना। अरे यार, सेकंड कट ऑफ इसलिए होता है क्योंकि पहले कट ऑफ वाले ने अपना एडमिशन नहीं लिया है तो दूसरा होता है कट ऑफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेकंड कट ऑफ वाले को चांस देना है,
पहले वाले कट ऑफ में सीट नहीं फिल हुआ है तो दूसरा कट ऑफ का लिस्ट आता है। तो जो कैटेगरी की सीट है, एससी कैटेगरी की सीट है, जहां 2 ही सीट है, अगर पहले कट ऑफ वाले छोड़ेंगे नहीं तो दूसरे में कोई जरूरत नहीं कट ऑफ घटेगा। यस इसलिए कट ऑफ आता है दूसरा, इसलिए नहीं आता है कि अच्छा और बच्चों को मौका देना, चलो एक तीसरा कट ऑफ भी निकालते हैं। अरे जब वो सीट नहीं लेगा तब दूसरे को मौका देंगे। तो आपका शेड्यूल sir. कास्ट कैटेगरी में कोई जरूरी नहीं है कि घटे, तो वो लोग चाहे आपको नहीं बोले हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कोई जरूरी नहीं है कि वो नीचे आए, यस। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी वाले में सीट्स लिमिटेड रहती है, फ्लिप कम होता है। और सेकंड डाउट ये था कि मतलब जो मैंने ये फॉर्म भरा था अपना, तो एमए के बेस पे भरा है, तो उसके मतलब यही एलिजिबल उससे फर्क हूँ नहीं मैं पड़ता, ऐसा? उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क नहीं पड़ता? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और थोड़ा आप लोग जो वेबिनार मीट में आते हैं ना, थोड़ा सा डेली बाइट्स तो बहुत सारे यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, एटलीस्ट उसको ना बेसिक एलिजिबिलिटी वगैरह मतलब देख कर आया करिए, ठीक है। हम लोग मतलब काफ़ी आगे आ चुके हैं यार, सीट का राउंड एलोकेशन पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ बच्चे क्या बात कर रहे हैं सर, मेरा पेपर कोड 03 है, मैंने पेपर दिया है सोशल साइंस का। मतलब ये इस टॉपिक पर मैं डिस्कस कर रहा था अक्टूबर 2025 में, दिसंबर 2025 में, जनवरी 2025 में। दिस इज़ टू लेट, ठीक है। बाकी के लोग इस बात को समझ रहे होंगे, काउंसलिंग वगैरह चल रहा है, वी हैव अदर टॉपिक्स टू डिस्कस। ये पेपर कोड पर चर्चा करने का समय थोड़ी ना है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। देन विल कम टू अंजलि कुमारी जी। अंजलि हेलो सर। सर जी। मैंने CQP 04 सोशल साइंस BEd एग्जाम दिया था हम्म। एंड कट ऑफ जो गई है SPMC की 147 पे क्लोज हुई है, बट मेरा स्कोर 130 है। तो सर लास्ट तक भी कोई चांस है या फिर मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहिए? मतलब आई कांट कमेंट, ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, टू अर्ली टू कमेंट। ओके, कुछ और डाउट अंजलि? ओके, देन विल कम टू प्रतीक कुमार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रतीक, बताइए। सर एक्चुअली मेरा ये डाउट था कि सर लाइक मेरी ओबीसी कैटेगरी है एंड मुझे सर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एडमिशन चाहिए था। आई हैव ऑलरेडी गॉट माई एडमिशन इन MVCE, मुझे उसमें मिल गया है एंड मैंने फ़ी पेमेंट भी कर दी के अपग्रेड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया आज। एंड मेरे को ये है सर आपसे जानना है कि लाइक क्या चांसेस है कि मुझे सेकंड कट ऑफ या थर्ड कट ऑफ में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अलॉट हो जाएगा? मैं अपग्रेड हो मैंने चूज सकता किया है हाई ऑप्शन। चांसेस है, मिल सकता है, मिल ही जाएगा इनफैक्ट। यस सब्जेक्ट सर। क्या है सर आपका? मेरे सर CUQP 4 मेरा पेपर कोड है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, और 170 मेरी कैटेगरी में कट ऑफ गई है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, एक और सेकंड, मेरा आपके मार्क्स स्कोर है कितने हैं? 1। सॉरी सर, आपके मार्क्स कितने हैं? मेरे 162 मार्क्स है सर, और CIE की जो कट ऑफ है वो 170 गई है सर एक फर्स्ट। सेकंड 162 नंबर है ना, हो जाएगा आपका, हो जाएगा, हाई चांसेस है, जी सर। ठीक है। हम सर ये डाउट था। एंड सर सी मतलब MVC अभी मिला है, तो सर थोड़ा सा ये है कि बस जल्दी से हो जाए सर CIE में। सो वो थोड़ी एंग्जाइटी है काइंड ऑफ। पढ़ने के दृष्टिकोण से, एडुकेशन के दृष्टिकोण से MBCO ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एंड सर वन मोर थिंग सर, जैसे प्लेसमेंट। बस ये है कि CI के कैंपस थोड़ा बेटर है। यस सर, बिकॉज मैंने सुना है सर, जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी इनफैक्ट मेंटोर्स से भी, टीचर्स से भी मैंने सुन रखा है कि सर CIE में सर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी और नेटवर्किंग अच्छी रहती है वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, सभी कॉलेजेस का यही सीन है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जी CI से पढ़ने से प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जी सर। ठीक है। आई हैव बीन टू बोथ द कॉलेजेस, आई एम एमएड फ्रॉम CI एंड BEd फ्रॉम MBCO, तो आई हैव सीन बोथ द कॉलेजेस क्लोजली। एज फार एज पढ़ने का दृष्टिकोण है तो MBCO इज बेटर, ओके ठीक है। सर। और ऐसा कुछ ओके नहीं है, सर। प्लेसमेंट वगैरह का नहीं है, ठीक है। ओके सर। हम्म। नॉट एट ऑल सर। सर थैंक यू सो मच फॉर एड्रेसिंग माय क्वेरीज। थैंक यू प्रतीक। देखिए बाकी के सभी कैंडिडेट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, देखो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो वहाँ इस सेशन में सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि सर मेरा 120 नंबर है, मेरा 110 नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखिए यार मुझे नहीं पता है, ठीक है। इसके लिए आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पर अलग अलग चैनल हैं जो बताते हैं कि हम बताएंगे अगला कट ऑफ कितना आएगा, कितना सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे लोग सेशन में वेट ना करें, क्योंकि मैं इस क्वेरी को एंटरटेन नहीं करूँगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। जैसे मान लीजिए कहीं 170 नंबर गया, कोई कहे सर मेरा 130 है, मेरा क्या चांसेस है? सर मेरा 128 है, मेरा क्या चांसेस है? सर मेरा 125 है, मेरा क्या चांसेस है? देन यू आर अननेसेसरी किलिंग योर टाइम,
ठीक है, जो ये वाला क्वेरी है ना, ये आप लोग अवॉइड करिए, क्योंकि इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये ओपन सेशन है, आपको डिस्कशन का अपॉर्चुनिटी मिला है, तो कोशिश करिए कि जो है मतलब थोड़ा बात हम लोग मुद्दे पर ज़्यादा करें ना कि मेरा 110 नंबर है, मेरा हो जाएगा कि नहीं, मेरा 109 नंबर है, मेरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कट ऑफ ऐसा नहीं है कि 180 नंबर गया है तो सर मेरा 140 है तो हो जाएगा क्या यार, हर बार में 2, 3, 4 नंबर घटता है और 2 से 3 कट ऑफ आएंगे गिनती के। ठीक है, अगर सीट खाली बचे तो ये लोग जो स्पॉट राउंड का इंतजार कर रहे हैं, देखो ये सब बहुत मुश्किल है, मैक्स टू मैक्स 3 कट ऑफ आएगा। ठीक है, ये भी आप माइंड में रखिए। तो ये सब आप लोग यूट्यूब वगैरह पे जो आदमी इधर उधर देख रहा है कितने कट ऑफ आएंगे, ये आएंगे, वो वीडियोस सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के दृष्टिकोण से बने हुए हैं। ठीक है, उनका मुद्दे पर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नॉलेज कुछ नहीं है। और ये मैं आपको इस कैपेसिटी में कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी रात में 10 बज रहा है ना, मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन डीन है उनको फ़ोन मिला दूंगा और मैं फ़ोन उठाएंगी मेरा, वो अभी मैं इस समय मिला के बात कर सकता हूँ। ठीक है, इतनी कैपेसिटी में रखता हूँ कि अभी का अभी मिला दूँ तो बात होगी। ठीक है, आधे 1 घंटे बाद नहीं कि बाद में बात करेंगे, या फिर बहुत हो सकता है अगर मैम कहीं बिजी होंगी 10 मिनट बाद मिला लेंगे, लेकिन कॉल बैक करेंगे आधे घंटे के अंदर। बस अब आप बस इतना समझ लीजिए कि कोई चीज़ मैं कह रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये ऐसे होगा तो वो ऐसे ही फॉलो होगा। ठीक है, ये आप पिछले 5 साल का 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर व्यूज़ के हिसाब से चूरन अलग अलग बट रहा है कि 3rd कट ऑफ आएगा, उसके बाद स्पॉट राउंड होगा, फलाना राउंड होगा। देखो ये सब स्पॉट राउंड तब होता था ना जब यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद कराती थी। ठीक है, अब तो क्या है कि एडमिशन CUET के बेसिस पर हो रहा है। जैसे अभी किसी ने बोला ना कि सर हमको MB COE मिला है और मैंने अपग्रेड का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। जब से एग्जाम CUET से होने लगा है तब से ये अपग्रेड का ऑप्शन भी आ रहा है, वरना उसके पहले क्या होता था, ये अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होता था, जो एक बार मिल गया, फिर आपका कितना भी लिंक हो कॉलेज नहीं चेंज होगा। तो देखो यार, हर रूल के पीछे ना कुछ एक तरीका बना हुआ है। तो अब जैसे मान लीजिए अब क्या है, 3 कट ऑफ के बाद क्यों नहीं आता है, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग खुद करती थी, तो मल्टीपल सारे बच्चे इधर उधर सीट छोड़ देते थे, फिर कहीं और जाते थे। अब क्या है, बच्चा CUET का एग्जाम दे ले रहा है, पहले ही स्कोर देख ले रहा है मेरा स्कोर कितना है, उसी हिसाब से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU या तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ना आप कट ऑफ मतलब 3 के बाद चौथा 5वां कट ऑफ आए बहुत मुश्किल है। तो मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स 3 कट ऑफ आएगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी कट ऑफ आएगा ना तो उसमें आप देखोगे कि 80 to 90% सीट फिल हो चुके होंगे। पता चलेगा किसी कैटेगरी में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट में एडमिशन लेना जहाँ कोई है ही नहीं एडमिशन लेने वाला, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाऊं, देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें एडमिशन वाले लोग नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि मान लो होम साइंस है, तो कोई बच्चा BSc होम साइंस किया हो, वो भी फीमेल, ऐसे लोग बहुत कम रहते हैं, बहुत रेयर देखने के लिए मिलेगा। तो आपको एक चीज़ मैं दिखाऊं, ये देखो होम साइंस में PWD कैटेगरी में 1 नंबर कट ऑफ गया, 1 नंबर। ठीक है, वो भी 1 नंबर भी किस बच्चे के लिए है, वो भी अभी उसका डॉक्यूमेंट चेक होगा, पता नहीं वो एलिजिबल है कि नहीं है, वो भी सिर्फ 1 नंबर कट ऑफ गया है। OBC में देखो सिर्फ 40 नंबर कट ऑफ गया है। ठीक है, तो ये देखो कि यहां पर आपको कट ऑफ मतलब ये बहुत इस तरह से कम क्यों देखने के लिए मिल रहा है। CUET के एग्जाम से हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड वो है, तो वो इस वजह से देखने के लिए मिल रहा है। वहां पर 1 नंबर गया है तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसमें अगला कट ऑफ आएगा तो निगेटिव में आएगा, क्योंकि वो अच्छा निगेटिव में पाया हो तो आगे एडमिशन ले ले। ठीक है, तो अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्जाम सेंट्रलाइज्ड है, तो नेक्स्ट कट ऑफ में उस हिसाब से चेंजेस अपग्रेड उस हिसाब से देखने के लिए मिलते हैं। थोड़ा सा आपको इस बात पर मैच्योरिटी हासिल करनी पड़ेगी कि अच्छा अब जो कट ऑफ आएगा 2nd 3rd और मैक्स टू मैक्स हो गया कुछ तो 4th या स्पॉट राउंड और बहुत लिमिटेड सीट बचा रहेगा तभी। ठीक है, अदरवाइज नहीं। हाँ, यस, आई कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट, आई कम टू प्रिया माथुर, देन आई कम टू रोहन, देन राज। जी प्रिया। सर मेरा क्वेरी ये था, बताइए प्रिया। सर मेरा क्वेरी ये था कि RI-BEd के सिर्फ मॉक टेस्ट अवेलेबल है क्या? नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, और हाँ एक चीज़ और है, उसका प्राइस ऑलरेडी बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग मॉक टेस्ट देते भी ना तो उससे कम में नहीं देंगे, तो ये चॉइस आपकी है। जो ऐप में कोर्स का प्राइस है वो ऑलरेडी 50-60% कम है। ठीक है प्रिया, तो मान लो सिर्फ मॉक टेस्ट भी अगर लेना हो तो डेलीवेट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा होगा।
ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि अच्छा नहीं हम मॉक टेस्ट लेंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा क्या, नहीं वो और कम नहीं होगा, वो जहाँ पर है वो ऑलरेडी बहुत मतलब कम कर दिया। नहीं, आई थॉट कि सिर्फ मॉक टेस्ट होगा तो सिर्फ मॉक टेस्ट ले लेंगे, बिकॉज वो मैं पढ़ ली सिलेबस इसको। अरे देखो प्रिया, हम ठीक है, बच्चे का लॉजिक ठीक है कि सर सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे तो हो सकता है प्राइस कम हो। नहीं, उस कोर्स का ऑलरेडी प्राइस बहुत कम कर दिया गया है, ठीक है, तो वो सफिशिएंट है, वर्थ इट है, आप ले सकती हैं उसको। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू प्रिया। एंड देखिए यार, कोई भी बच्चा ऐसा है ना, देखो यार होता क्या है ना, थोड़ा सा ना जब भी आप लोग किसी एग्जाम को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ बीएड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक इन जनरल मैं आप लोगों को प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ जो हमेशा आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, आप सभी कैंडिडेट्स को। देखो यार, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कोई भी तैयारी करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम टू नॉइजी, ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म जितना नॉइजी होगा वो उतना पॉपुलर होगा, लेकिन इतना ही ज़्यादा उस पर फालतू बातें देखने के लिए मिलेंगी, वहाँ पर चीज़ें आपको वो देखने के लिए मिलेंगी जहाँ आपका एंग्जाइटी आंसर होता है, ठीक है। अगर यहाँ किसी बच्चे को मैं उसका 2 बात सुना के उसको मीटिंग से मैं बाहर कर देता हूँ या कुछ ऐसा वैसा है, तो मुझे ये बात समझ में आता है कि जब मैं ये कर रहा हूँ तो कहीं ना तो कहीं डेली बाइट्स के बिजनेस को कहे तो लॉस है, लेकिन बिजनेस को चाहे लॉस हो, अगर हम थोड़ा सा एडुकेशन पर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोगों को सीरियस और सिंसियर होना पड़ेगा, सीरियस से ज़्यादा हम लोगों को सिंसियर होना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को थोड़ा सा सीरियस नोट पर प्लेलिस्ट और वीडियोस को देखना पड़ेगा, हम लोगों को थोड़ा सीरियस नोट पर पेपर कोड का मसला फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोगों को सीरियस नोट पर कट ऑफ का मसला देखना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ और होता है, अगर हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो हम इस बात का रोने के बजाय कि अरे यार क्या अगला कट ऑफ आएगा, क्या थोड़ा सा और नंबर कम हो जाएगा क्या, इससे इस पे दिमाग लगाने के बजाय आप इस चीज़ पर दिमाग लगाया करिए कि यार कौन सी और यूनिवर्सिटी है जो इस नंबर पर एडमिशन दे देगी, कौन सी और यूनिवर्सिटी है जिसका हम एग्ज़ाम का पेपर दे सकते हैं, कौन सा और यूनिवर्सिटी है जिसका हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार जो मार्क्स एलोकेट हो गया, वो आपके हाथ में नहीं है। अगर तुम्हारे 130 नंबर आ रहे हैं तो ना तुम बढ़ा पाओगे ना तुम घटा पाओगे। अब तुम कुछ मत करो, चुपचाप केवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, और हाँ, कोई भी और दूसरा फॉर्म फिल कर रखा है तो उस पर एग्ज़ाम पर फोकस करो। जैसे कि अभी 3 या 4 जून को जामिया का पेपर हुआ, 3 जुलाई को NCERT RI का पेपर है, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए और जो यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म अवेलेबल है उनके फॉर्म्स को फिल करिए। सही अप्रोच आपका यही होना चाहिए, ठीक है, सही अप्रोच तो मतलब यही है। अदरवाइज यूट्यूब पर एक वीडियो हो सकता है कि और कितने कट ऑफ आएंगे, अरे यार और चाहे कितने भी कट ऑफ आए, अगर आपके मार्क्स कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी वाले में कई बार जाता है कट ऑफ आउट ऑफ द वे नीचे चला जाता है, पता चलेगा कोई यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है कि 5th कट ऑफ आ गया, और जब तुम 5th कट ऑफ ओपन करोगे तो पता चलेगा किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में केवल सीट खाली था तो उसके लिए कट ऑफ आया है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में PWD में होम साइंस में सिर्फ 1 नंबर कट ऑफ गया है। इसका मतलब है कि वो सीट फिल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब कोई और होम साइंस को बच्चा को ढूंढा जाएगा जिसने सिर्फ होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ा हो, पेपर दिया हो, फीमेल हो, तब जाके तो उसका एडमिशन होगा। इतना क्राइटेरिया लगा हुआ है, तो उस नाम पर हो सकता है कल को 5th कट ऑफ आए, 6th कट ऑफ आए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी के जितने भी जनरल OBC ST वाले उनके लिए सीट खाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस पे काउंसलिंग पर थोड़ा सा मैच्योरिटी डेवलप करना पड़ेगा, और उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप डाउनलोड करके खुद से उसको पढ़ोगे ना तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बस इतना ही रिक्वायरमेंट है कि आप खुद से थोड़ा पढ़िए और देखिए उसमें क्या दिया हुआ है। चलिए खैर, इन मीन टाइम वेलकम टू नेक्स्ट कैंडिडेट। यस, रोहन विश्वास। गुड इवनिंग अभिलाष सर। गुड इवनिंग रोहन, बताइए। सर मेरे मेजॉरिटी डाउट्स तो क्लियर ही हो गए। ये जो पिछला स्टूडेंट था प्रतीक कुमार, यही वाला डाउट था कि मुझे MVCOE मिल गया एंड मैंने अपग्रेड कर दिया है CIE के लिए, बट देखते हैं अब क्या होता है। देखिए, MVCOE इज अ गुड कॉलेज, लेकिन कॉलेज का कैंपस जो है ना उनको खुद का नहीं है, तो कैंपस बहुत सही आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एज फार एज पढ़ाई कंसर्न है तो MVCOE में पढ़ाई ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि CIE में क्या होता है ना, टीचर एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो BEd वाले वहाँ पर प्रताड़ित कम्युनिटी में आते हैं। प्रताड़ित कम्युनिटी में क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत सारा टीचर एजुकेशन का कोर्स है, PhD इन एजुकेशन होता है, MEd होता है, BLEd होता है, NCET ITEP होता है, और एक कोर्स BEd होता है, और MVCOE में केवल BEd होता है, ठीक है। इस वजह से एजुकेशन आपको MVCOE में ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलेगा कंपेयर टू CIE, ठीक है। CIE का ये फ़ायदा है कि कैंपस पुराना है,
थोड़ा सा कॉलेज वाला आपको वाइब मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है, ठीक है, वो आपको मिलेगा। ये सब बस एक फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज MVCO बेटर पड़ेगा। आई हैव बीन टू बोथ द कॉलेजेस, और मैं उस कैपेसिटी में आपको बता रहा हूँ। बोथ द कॉलेजेस क्या है, SPM गर्ल्स कॉलेज है, मैं SPM में भी गया हुआ हूँ, ठीक है। SPM में तो मुझे कुछ दिन पहले इनविटेशन ही था, उनके यहाँ गेस्ट के तौर पर सेमिनार कंडक्ट करने के बुलाया गया था। तो SPM भी बहुत अच्छा कॉलेज है एज फार एज कैंपस कंसर्न है। तो SPM का तो कैंपस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो SPM है अच्छा है। जो फीमेल्स हैं उनको, अगर उनको ऐसा है कि कोई ऐसा कॉलेज चूज़ करना जो फीमेल्स के लिए ही पर्सपेक्टिव हो, तो SPM चूज़ करिए। SPM मतलब अच्छे लोकेशन पर कॉलेज है, पंजाबी बाग में कॉलेज लोकेटेड है। और हाँ, पुरुषों की एंट्री अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली सिंस मैं वहाँ पर गेस्ट था तो मुझे एंट्री अलाउड थी। तो कॉलेज भी अंदर से अच्छा है, एंड बिलीव मी कैंटीन वगैरह भी सब दूसरे कॉलेजेस से अच्छा है। एंड हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी बाकी के 2 कॉलेजेस से ज़्यादा अच्छा है SPM में, ठीक है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये जो BEd वाला डिपार्टमेंट है SPM का, वो ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू CIE एंड MVCO। तो जो फीमेल्स अप्लाई कर रही हैं वो SPM को ही प्रायोरिटी में रख सकती हैं, ठीक है। हाँ, बस SPM में एक चीज़ है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं भाई को कोएड कॉलेज में पढ़ना है, तो SPM इज टोटली गर्ल्स कॉलेज, तो SPM को भी आप प्रायोरिटी में रख सकते हैं CI से ऊपर। ओके, देन आई कम टू अलीना खान, देन आई कम टू राज यादव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अलीना जी, बताइए कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी बताइए, क्या समस्या है? सर। मैंने आपको मैसेज किया था, मतलब व्हाट्सएप पे किया था, अच्छा, तो मैंने आपको मतलब आपको भेजा था क्वेश्चन पेपर, तो आंसर की जब चैलेंज मैंने कर दी थी, तो वो आएगी आंसर की फाइनल वाली, या फिर सीधा इंटरव्यू लिस्ट आएगा? अब हो गया, बहुत हो गया, अब सीधा लिस्ट आएगा। सर तो उन्होंने मतलब टाइपिंग मिस्टेक वगैरह भी किया था, तो ये मार्क्स फिर हम अपने वैसे ही नहीं मान नहीं, के वो चले अगर फर्स्ट ऐसा कुछ वाली? दिक्कत होगा ना तो अलीना वो अपडेट करेंगे वो लोग, ठीक है। उसके लिए आपको चिंता मत करिए, अगर ऐसा कुछ दिक्कत होगा तो वो लोग अपडेट करेंगे। सर तो जैसे फिर अभी मेरे मार्क्स तो 113 है, और अगर बढ़ते हैं तो 117, तो कोई चांस है इंटरव्यू के? हाँ, हाई चांसेस हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? सर हिस्ट्री और इंग्लिश मीडियम। तैयारी करिए इंटरव्यू का तो कॉल आना चाहिए। सर उसमें जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, वो तो इंटरव्यू के बाद की है, तो वो तो कंबाइन है, मतलब अलग से नहीं है कि एक इंडिविजुअल वाली कितनी देते हैं वो लोग। नहीं देते हैं भाई, सब्जेक्ट के हिसाब से देते हैं। सर वो तो मैंने देखी थी 124 गया था लास्ट टाइम, तो वो तो इंटरव्यू के बाद वो का था इंटरव्यू ना, के मतलब बाद का है ना पहले। टोटल, तभी तो कह रहा हूँ कि तैयारी करिए। क्या करूं सर, तैयारी क्या होता है इंटरव्यू में? इंटरव्यू में ऐसे ही जैसे हम लोग टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ बैठा के बच्चों को वैसे ही किया जाता है। सर तो फिर अभी ये भी तो नहीं पता ना कि नाम आएगा कि नहीं आएगा इंटरव्यू में। देखो अलीना, कुछ चीज़ों में ना लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है, क्या पता कि इंटरव्यू में नाम आ जाए, क्या पता, हो सकता है रिजल्ट फेवर में ना रहे, लेकिन एक मिनिमम बेसिक तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। मिनिमम बेसिक तैयारी में जामिया के इंटरव्यू को UPSC का इंटरव्यू नहीं है कि आपसे कुछ बहुत कुछ वो पूछ देंगे। बहुत बेसिक प्रश्न वो आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि टीचर उचर क्यों बनना है, क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत रेयर कुछ क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इन जनरल बातें वो आपसे करेंगे। सर तो मैं जैसे अपने मार्क्स कौन से वाले मानूं फिर? वो जो उन्होंने गलत क्वेश्चन कर रखे हैं, और मैंने कई बार चेक भी किया, और आपको क्वेश्चन पेपर भी मैंने भेजा था सब कुछ, पता है मुझे। तो आपने किया होगा, तो तो आपने 117 वाला नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 114 पर भी कॉल आएगा आपको। क्योंकि सर पहले मेरे ज्यादा बन रहे थे, मैंने मतलब 2 बार चेक किया था, फिर जब आंसर की आई तो उसमें वो गलतियां थी, तो कम हो गए नहीं मेरे कोई दिक्कत मार्क्स। नहीं अलीना, कोई दिक्कत नहीं, 114 नंबर पर भी आपको इंटरव्यू को कॉल आना चाहिए, हाई चांसेस है, ठीक है। हाई चांसेस है कि आपको कॉल आएगा इंटरव्यू का, ठीक है। सर तो मतलब डायरेक्टली इंटरव्यू लिस्ट ही आएगी? हाँ हाँ हाँ, ये सब अब सीधा लिस्ट ही आएगा। अरे बार बार आंसर की थोड़ी हाँ करेगा, यही थोड़ी ना कर रही यूनिवर्सिटी। ओके सर। बाकी कोई समस्या परेशानी होगा तो बताइएगा, और जब लिस्ट आती है आप अपडेट करिएगा। मैं डेलीवेट से टीम को बोलूँगा 2-3 राउंड आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर देगी, ठीक है। वी वांट यू टू गेट सेलेक्टेड, डोंट वरी, ओके सर। ठीक है। एंड बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छी बात है, मार्क्स और सबके अच्छे हैं, ठीक है। आप तो क्लास में थी मेरे साथ, यस सर। तो कुछ काम वाम आया कि नहीं क्लासेस जामिया के पेपर में? सर जामिया का तो मतलब अभी तक
जामिया का तो सर अच्छी अच्छी थी क्लास, लेकिन डीयू के तो मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं आ पाए इतने ज्यादा। जामिया और एएमयू का देखना पड़ेगा। और आईपी का तो अभी सर डेट ही एक्सटेंड हो गई, मतलब मैंने लॉक तो कर दिए हैं अपने 22 चॉइसेस में। क्या सर? आईपी का लास्ट डेट 22 है, 22 तक कर सकते हैं। हाँ सर, आज ही एक्सटेंड हुई है डेट। वैसे मैंने सर लॉक कर दिया है, मतलब 2 ही मैंने रखे हैं, सीआरटी और लीलावती रखा है बस। कितने मार्क्स हैं आपके? सर मेरी रैंक 319 थी, मैंने लास्ट ठीक है, क्लास में आपको। ठीक है, 2 लॉक किया, ठीक है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। मोस्ट स्लोली हो जाएगा जामिया में आपका हिस्सा, शायद अगर इंटरव्यू में ठीक करती हैं तो। सर मैंने आरआई का भी फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है, गुड। ट्रायल देने में कुछ आरआई का पेपर है, प्रॉब्लम। फोकस करिए, ढंग से प्रिपेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सही आ रही हैं। ठीक है, ओके, देन वेलकम टू राज, देन रजत। नमस्कार सर। नमस्कार राज जी, बताइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी कोर्स से जो है मेरा 192 है, इससे मेरे को महर्षि वाल्मीकि कॉलेज मिल गया CU05 से पहले के समय ही। नहीं नहीं, बहुत और इसके लिए आपकी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरी टीम सर आपकी पूरी टीम का मैम जो थी दो, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया। और सर मैं ये कह रहा था, जैसे कि इसमें मैं एडमिशन तो ले लिया हूँ, आप जैसे अभी बता रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि कॉलेज पढ़ाई के लिए बढ़िया है, लेकिन मेरे घर वालों को मैंने बोला था कि मतलब डिपार्टमेंट में एडमिशन होगा तो कम फीस लगती है। और अभी आज जो है ना, आज मैंने महर्षि वाल्मीकि कॉलेज का फीस भरा तो 15,000 रुपये समथिंग थी। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे पढ़ाई तो महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में है और मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड कट ऑफ में 196 अगर गई है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ओबीसी कैटेगरी की लैंग्वेज से, तो मेरा होने का चांस है उसमें, क्योंकि मेरे 192 है तो 4 नंबर तो कम होंगे। तो मैं उसमें जाऊं या इसी में रहूं, क्योंकि नहीं, उसकी स्विच फीस कर कम है, लीजिए, मेरे कोई को दिक्कत ऐसा नहीं लग है। रहा है कि देखिए, देखो राज, ना बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप सीआई से हैं कि एसपीएम से हैं कि एमवीसी से हैं, ये सारा कुछ एडमिशन लेने तक ही है। ठीक है, ये सारा कुछ एडमिशन लेने तक ही है। तो अच्छा अच्छा। हाँ, ये सारा कुछ एडमिशन लेने तक ही है। तो बच्चा सोचता है कि सर प्लेसमेंट किससे अच्छा होगा। देखो, बीएड के कॉलेजेस से ना प्लेसमेंट नहीं होता है। ये कोई आईटी सेक्टर की बीटेक और ये एमबीए वाली डिग्री नहीं है कि जहाँ पर मास रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं। बस ये कहिए कि उस बेसिस पर इंटरव्यू वगैरह में आप अप्लाई करते हैं तो आप अच्छे कॉलेज से रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी दिया जाता है। ये एक फ़र्क देखने के लिए मिलता है बस। ठीक है, तो बाकी का कॉलेज लेते समय ये प्रायोरिटी पर रहना चाहिए कि फ़ीस कितना है, कॉलेज के कैंपस कैसा है, कैंटीन कैसा है। हाँ, ये सारी चीज़ें लिटरली देखनी चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या है, बच्चों को ये बातें बोलोगे तो ये समझ में नहीं आता। उनको लगता है अच्छा किस कॉलेज में बधुआ मजदूर बना के केवल पढ़ाई करवाते हैं। तो मैं तो ऐसे कॉलेजेस को बहुत पसंद नहीं करता हूँ। जैसे एडुकेशन के पर्सपेक्टिव से लोग एमबीसीयू को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप मेरे से व्यक्तिगत तौर से पूछोगे तो मैं पसंद नहीं करता हूँ। उसका कारण सिंपल सा ये कि आई डोंट लाइक सच कॉलेजेस जो लगातार क्लासेस करवाते हैं। ठीक है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन गार्जियन से पूछोगे, टीचर से पूछोगे तो वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मैं अब चीज़ों को एज ए एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। जब मैं एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मैं किसी भी ऐसे बच्चे को एम्प्लॉयमेंट या डेली बाइट्स पर या किसी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी मैं एसोसिएटेड हूँ, मैं कहीं भी किसी ऐसे बच्चे को जॉब में नहीं देखना चाहता हूँ जो बहुत हाई फाई एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहा हो, क्योंकि अमूमन उन लोगों को कुछ आता नहीं है, उनके पास परसेंटेज मार्क्स वार्क्स रहते हैं। तो एमबीसीयू में ये सब देखने के लिए मिलेगा कि सैटरडे को भी क्लासेस हो रही हैं, मॉर्निंग में असेंबली अटेंडेंस हो रहा है। तो बहुत लोगों को ये सब अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसमें कुछ अच्छा जैसा है नहीं। ठीक है, सीआई में क्या होता है, भाई सैटरडे को छुट्टी है, संडे को छुट्टी है। अब ये भी डिपेंड करता है कि छुट्टी को आप कैसे यूज़ कर रहे हो। तो देखो यार, अपना अपना नज़रिया है देखने का। लेकिन आई डोंट सी कॉलेजेस इन गुड लाइट जो क्लासेस रेगुलरली कराते हो। ठीक है, मतलब वीक में अगर वो 5 दिन क्लास करा रहे हैं तो ठीक है, बच्चों को 2.5 से 3 दिन छुट्टी खुद का मिलना चाहिए, जो खुद से वो देखें क्या करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जॉब में वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ठीक है, आपका अपना चॉइस है। तो इस दृष्टिकोण से एमवीसीयू में एजुकेशन ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि क्लासेस वगैरह बहुत टाइम से होती हैं। रोज़ 9 से 5 क्लास होगा, रेगुलरली जाना होगा, अटेंडेंस होगा, दुनिया भर का ये सब तामझाम रहता है। ठीक है, लेकिन मैं एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो ऐसे कैंडिडेट्स को मैं जॉब देना पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, बस ये ले लेते हैं तो सीटेट की।
और सर किया था उसके अभी बोला आ बोला गया पूरी 29 तारीख को मैंने उसका भी फॉर्म अप्लाई कर दिया। हाँ, और सर जैसे कि मान लीजिए हम नीट की तैयारी करते हैं महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में एडमिशन लेके, फिर तो मतलब टाइम तो बहुत कम बचेगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मतलब क्लासेस ज्यादा हो रही हैं और इसीलिए मैंने बोला। वगैरह में। देखिए एक्चुअली होता क्या है, इंडिया में जो कॉलेजेस हैं ना, वहाँ पर यार वो कॉलेजेस ना जो सिलेबस पढ़ाते हैं वो सारे सिलेबस ना आउटडेटेड हो चुके हैं। चाहे इंडिया में बीटेक का कॉलेज हो, चाहे एमबीए हो, चाहे बीएड के कॉलेजेस हों, तो जब आप कोई बच्चा उन कॉलेजेस में जाता है और बहुत एकेडमिक नंबर 90%, 80%, 75%, जब वो परसेंटेज की लड़ाई लड़ता रहता है, तो होता क्या है कि अमूमन वो कुछ सीखता है तो है नहीं, कोई स्किल तो रहता नहीं है उसके पास। तो फ्यूचर में ना ऐसे लोगों को मतलब अगर जॉब मिल भी जाती है तो 20-25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ इन ऐसे बच्चों को कुछ भी आता नहीं है, ना उनके पास कोई स्किल होता है, ना उनके पास कोई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। तो फिर ना वो लॉन्ग टर्म में मैंने देखा कि ऐसे लोग जॉब से बहुत ही डिससेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जाके 50 टीचरों का इंटरव्यू कर लीजिएगा, 50 में 45 टीचर ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे यार टीचिंग जॉब इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग, सब करना, टीचर मत बनना, और ये वो दुनिया भर का कह रहे होंगे। आप मेरे जैसे से बात करोगे तो आई फील गुड, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ एज अ टीचर, आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई एम प्राउड अबाउट इट, एंड आई फील हेल्दी वेल्दी बीइंग इनटू द टीचिंग जॉब। मेरा टोटली एकदम अलग नज़रिया है टीचिंग जॉब को लेकर। ठीक है, तो ये बातें ना मतलब बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आती हैं, तो ये बातें आपको लॉन्ग टर्म में रियलाइज़ होंगी कि मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। क्योंकि जैसे मान लो बच्चा क्या सोचता है कि कौन से कॉलेज से प्लेसमेंट होगा, किसी भी कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होगा यार। ठीक है, सभी कॉलेजेस का मोर और लेस सिचुएशन यही है। हाँ, बस फ़र्क ये पड़ता है ढंग के कॉलेज में जाओगे थोड़े से अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होते हैं, सीखने सिखाने के रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, लैब्स हैं, कैंपस है, ये सब बेटर रहेगा। तो ये सब भी बेटर उसी के लिए होगा जो उसको अपने बेस्ट यूज़ में ले आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप अपने बेस्ट यूज़ में नहीं लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन ले लीजिए, बात खत्म। जैसे कि मेरे बैच से 90% बच्चे सिर्फ उतना ही करते थे जितना कॉलेज वाले बोलते थे। जैसे कि कॉलेज वालों ने बोला कि जाओ 10 बच्चों का इंटरव्यू लेके आओ, फलाना कॉलेज में जाओ, फलाना कैंपस में जाओ, तो बच्चे जाते थे बस फर्जी रिपोर्ट बना के लेके चले आते थे। मैं क्या करता था, 10 कॉलेज में बोले हैं जाने के लिए, मैं किसी एक में जाता था। मैं ग्राउंड पर एक्चुअल में बात करता था कि भाई अच्छा क्या चल रहा है, अच्छा कैसे सोच रहे हो, क्या करियर है, जॉब क्या है, गार्जियन क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए क्या सोच रहे हो। ठीक है, जो बच्चा बहुत अमीर बैकग्राउंड से आता है उसकी सोच में क्या फ़र्क है, जो गरीब बच्चा है उसके सोच में क्या फ़र्क है। तो ऐसा अगर एक्चुअली में आप समझने के दृष्टिकोण से जा रहे हो तो आप बेटर करोगे। बाकी के लोग सिर्फ असाइनमेंट कंप्लीट करने के दृष्टिकोण से जाते थे, तो जो असाइनमेंट कंप्लीट करने के दृष्टिकोण से जाते थे वो मेरे बैच के हैं, आज भी वो 30,000, 25,000, 20,000 के जॉब पे संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, और जो 5-10% लोग थे जो जाकर वाकई में कुछ कर रहे थे, सीख रहे थे, मतलब उन सब लोगों की सैलरी 1-1 लाख रुपए से ऊपर की है। ठीक है, उसी बीएड कॉलेज से। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लेकर निकल रहे हो, क्या सीख कर निकल रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, घंटे भर ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो बात समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। इट इज़ नॉट दैट एक्चुअल एंड फैक्चुअल कि अच्छा हम ये कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, हम वो कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको मतलब थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक ह्यूमन डेवलपमेंट करके तो क्या तो सब्जेक्ट एक होता था बीएड में, तो एक बार फैकल्टी ने ये कहा कि मतलब क्लास में टीचर ने कहा कि जो है मतलब बीएड एक तो होता क्या है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड के कॉलेज में ना बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं, तो क्लास में गिनती के 20 या 22 बच्चे होते थे हम लोगों के। तो मैम ने कहा कि इतने बच्चे जाएंगे फला स्कूल में, ये लोग मेल्स का इंटरव्यू लेंगे, इतने बच्चे जाएंगे फला स्कूल में, ये लोग फीमेल्स का इंटरव्यू लेंगे, और इस एज ग्रुप के बच्चों का इंटरव्यू लेंगे। तो मैं आगे बैठा था, तो मैंने बोला और मैम ट्रांसजेंडर का। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जैसे ही मैंने बोला पूरी क्लास हंसने लगी, एंड टीचर ने भी एज अ पनिशमेंट मुझे ये कहा कि ठीक है जाइए आप ट्रांसजेंडर्स का इंटरव्यू लेके आइएगा। तो हमने कहा अच्छा मैम ठीक है हम ट्रांसजेंडर्स का इंटरव्यू लेके आएंगे, देन व्हाट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मार्क्स में ये बात बिल्कुल कंसिडर करूंगी अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो। मैं लिटरली गया, दिल्ली के जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ थे, जो फर्स्ट ट्रांस पीपल थे, जो जॉब में सेलेक्ट हुए थे, जो इमीडिएट कॉलेज से निकले थे, उन लोगों को ढूंढ ढाड़ के अपॉइंटमेंट बुक करके सबका मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करके ले आया।
ठीक है, और उन लोगों से मैं बात किया। बाकी के सारे बच्चों ने स्कूल गए, अर्जी फर्जी सब इंटरव्यू टाइप का लिख के ले आए, दे दिए, असाइनमेंट सबमिट कर दिए, उनको मार्क्स मिल गए। मैं बाकायदा वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करके ले आया, उन लोगों से बात किया, अपॉइंटमेंट बुक किया, 40-45 मिनट 1 घंटे का पूरा इंटरव्यू कंडक्ट किया। एंड वाकई में जो है उन लोगों का मैंने प्रॉब्लम समझा कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं इनको क्या समस्या है। और फिर मैंने टीचिंग का पूरा एक जो है क्लास में जाके जो है पूरा रिकॉर्ड करके लाए थे, ताकि किसी को ये ना लगे कि अर्जी फर्जी तो बात नहीं कर रहा हूँ। तो सब लोगों ने देखा, बहुत अप्रिशिएट किया। फिर अंत में टीचर ने क्या कहा, जब एकदम सेशन एंड हो रहा था तो उन्होंने कहा कि हर बच्चे को लिख कर देना है कि आप इंटरव्यू में क्या बात किए। तो हमने कहा मैम ऐसा है, मैंने रिकॉर्डेड पूरा वीडियो इंटरव्यू ले आया, मैंने पूरे क्लास के सामने प्रोजेक्टर पर प्ले भी किया, अब हमसे बोला जा रहा है कि स्क्रिप्ट लिख कर दीजिए। तो मुझे इस तरह का काम पसंद नहीं है, जैसे बहुत ही फालतू बात हुई, समझ रहे हो, कि स्क्रिप्ट लिख के दीजिए। जैसे कहने का मतलब कोई हमसे बोले कि ये जो सेशन है अब आप लिख कर दीजिए कि क्या बात किया है आपने। तो हमने कहा रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, कोई भी इतना करके नहीं लाया। तो कुछ है, टीचर ने क्या किया, मेरा नंबर जो है उठा के जहाँ टॉपर में होना चाहिए था तो बॉटम से कर दिया। ठीक है, आज भी मुझे याद है कि उन मैम ने मेरा सब्जेक्ट में नंबर कम कर दिया, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने ज़्यादा, वो टॉपर भी कर देती तो भी फर्क नहीं पड़ता है, कम भी दे देती तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन इधर केस मैं तो सीख कर आ गया था कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, इसीलिए पूरे इंटरनेट पर कोई बच्चा जाके आप सर्च कर लीजिएगा, जितना इन स्पेशल एजुकेशन को लेकर मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जितना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, डिसलेक्सिया और जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम, इन सब पे जितना मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ना, क्या चीज़ है वो और लोग नहीं दे पाएंगे, बस यूट्यूब पर वीडियो बना रहे होंगे, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। ये फ़र्क है जब आप ग्राउंड रियलिटी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो इससे मेरे को क्या एडवांटेज मिलता है कि किसी भी टीचर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में कोई भी मीटिंग है या कुछ भी है मेरा, ठीक है, कुछ भी, तो होता क्या है कि मतलब जब भी मैं कहीं भी जॉब के लिए बात कर रहा हूँ, कुछ भी है, तो मतलब मैं अपना अमाउंट खुद कोट कर सकता हूँ कि हाँ भाई मैं 1.5 लाख रुपए सैलरी लूंगा या 1 लाख रुपए लूंगा, क्या चीज़, वो आपसे बात करने में पता चल जाएगा। ठीक है, जो कि मेरे से ज़्यादा एज के लोग ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हैं उनको वो आइडिया नहीं है। आप इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी को देख लीजिए। ठीक है, अगर आप मेरा पास्ट में दिल्ली बाइट्स की यूट्यूब पर भी आप सर्च करिएगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दिल्ली बाइट्स को प्लेसमेंट कंडक्ट करने के लिए वहाँ बुलाया गया था। सेम गोज़ फॉर SPM कॉलेज, सेम गोज़ फॉर महर्षि वाल्मीकि CI, सब जगह पर मेरे ऑफलाइन सेमिनार कंडक्ट हुए उनके कॉलेजेस में, वहाँ से इन्विटेशन आए। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ठीक है, SPM वाला तो बहुत जल्दी था, मुझे लगता है कोई ऐसा बच्चा होगा तो देखा भी होगा, बहुत सारे फोटोज पोस्टर्स वगैरह रिलीज किए गए थे। कोई है ऐसा जो देखा था व्हाट्सएप वगैरह पे या मैंने इंस्टा वगैरह पे? यस, देखा था। ठीक है, अब वो SPM के हैं, तो अब कहने का मतलब क्या है कि यार जिन कॉलेजेस में एज अ गेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इनविटेशन है, तो वहाँ तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ कि अच्छा ये क्या चल रहा है, ये एडमिशन कैसे होने वाला है, मैम जॉब का क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है, उतना बहुत सारे लोग हो सकता है बहुत पॉपुलर होंगे, लेकिन वो कॉलेज वाले उनको घुसने नहीं देंगे अपने यहाँ। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब भी इस तरह के एजुकेशन का कोई भी मीटिंग होता है ना, तो वो आपसे 2 मिनट में बात करके जान जाएंगे कि आपको कितना इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्विटेशन देना है कि नहीं देना है। ठीक है, वो नॉलेज से फ़र्क पड़ता है, और उस नॉलेज से जानते हो डायरेक्ट फ़र्क क्या पड़ता है, आपका सैलरी, पेचेक, सीधा पेचेक में आपको डिफरेंस दिखेगा। और जो उस बंदे को 30,000 रुपये मिल रहा होगा ना, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि अगले को 1.5 लाख रुपये क्यों मिल रहा है। ये सीधा ये फ़र्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, मान लीजिए उनके कॉलेज में मैं घंटे भर का सेशन कर रहा हूँ, ऑनलाइन सेशन कर रहा हूँ, तो मैं 5,000 रुपये ले सकता हूँ, 10,000 रुपये ले सकता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन सेशन का बता रहा हूँ, घंटे भर का, जितना देर आप लोगों के साथ अभी बैठा हूँ मान लो घंटे भर का, तो उतनी देर का उनसे 5,000 10,000 में ले सकता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, जो घंटे भर का उतना ले रहा है तो 25,000 में तो जॉब नहीं करेगा, तो कुछ तो नॉलेज वाइज फ़र्क होगा ना। तो ये आप लोग कोशिश करिए कि जब आप बीएड के कॉलेज में जा रहे हो, तो जब आप अच्छे कॉलेज में जाओगे ना, तो आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुले होंगे। अब प्रश्न यही है कि उस रास्ते पर आप चल पाओगे कि नहीं, क्योंकि उसको सुनना आसान है, बात करना आसान है, उस पर काम करना आसान नहीं है। और कॉलेज के टीचर्स भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि आप उस पर काम करिए, उनको भी यही मतलब है कि तुम असाइनमेंट में स्क्रिप्ट लिख के दे दो, तुम क्या करके लाए हो, ताकि उनको अपना मार्क्स चढ़ाने में ईजी पड़े। ठीक है, तो अच्छे कॉलेज में जाओगे तो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा है, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
तो तुम दिल्ली के किसी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, दिल्ली के किसी लाइब्रेरी में एक्सेस करना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एक्सेस करना चाहते हो, कोई भी इस तरह के एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हो, तो जस्ट बिकॉज तुम बीएड वहाँ से कर रहे हो तुम ये सारी चीज़ें कर पाओगे, तुम्हारे लिए रास्ता इजीली खुल जाएगा। ठीक है, आपके लिए रास्ता इजीली खुल जाएगा, बस ये फर्क होता है। ये नहीं कि अच्छा वहाँ से बीएड कर रहे हो तो तुमको तो जल्दी जॉब मिल जाएगा और उस वाले में देर से जॉब मिलेगा। हो सकता है कि आपका कोई कोलीग हो सकता है तुरंत जॉब पा जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपका बाद में जॉब लगे, लेकिन हो सकता है आपका पेचेक हाई हो, ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो मतलब इस नज़रिए सोचिए। तो जैसे मान लो बीएड के कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो ये मत सोचो कि अच्छा मैं आईपी यूनिवर्सिटी में हूँ तो मेरा वहाँ से प्लेसमेंट नहीं होगा क्या, या फिर डीयू से हूँ तो वहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा, आईपी यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो भी 10-20% लोगों का प्लेसमेंट होता है, तो आईपी यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेज है, जो उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, वो लोग उतना मेहनत ही नहीं करते, जहमत ही नहीं उठाते हैं कि बच्चों को प्लेसमेंट में परवाह करें। सीरियसली बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं काम करते हैं वो लोग उस पर। गवर्नमेंट कॉलेज में जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है, बैठे रहते हैं, उसको उतना काम ही नहीं करते हैं, तो वो आईपी से ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब बीएड में एडमिशन से पहले आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, ओके। यस, आई विल कम टू स्मृति गुप्ता। यस प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ऑफ टॉपिक है, तो आप प्लीज एक बार ना आप सबका। यस प्लीज बताइए। हाँ सर, आई हैव बीन योर स्टूडेंट से 2024 में जो डीयू बीएड की तैयारी करी थी। मेरा सीआरटी से बीएड हो गया एक्चुअली, तो आगे के लिए थोड़ी सी एडवाइस चाहिए थी सर, इसीलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, नहीं बताइए। अच्छा, आपने एससीईआरटी से कंप्लीट किया है स्मृति, ग्लैड टू सी यू। मुझे आपका नाम देख के लग रहा था कभी मैंने आपको पढ़ा रखा है। जी सर, एक्चुअली ज्वाइन तो ऐसे ही किया था कि काफी टाइम हो गया ऐसे सुने हुए, लेकिन फिर मतलब पूछना भी था सर। एक्चुअली ना मेरा सर मेरा जो बैकग्राउंड रहा है मेरा, आप सिंस आई गेस आप भी शायद लखनऊ से हैं सर। मेरी जो स्कूलिंग रही है ना, वो 10 तक तो आनंद भवन से हुई है बाराबंकी, देन 2 साल सीएमएस से हुई है गोमती नगर से। अच्छा। एंड देन सर उसके बाद मेरा ये डीयू में पॉल साइंस ऑनर्स में मेरा बैचलर्स रहा है, देन 2 साल का गैप ईयर है, एंड देन मेरा ये बीएड एससीईआरटी से हो गया 2026 तक, एंड मेरा इग्नू से मास्टर्स जो है चल रहा है बाय दिसंबर, एंड वो भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड मेरा सीटेट क्वालिफाइड है ये फरवरी वाला। तो सर मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आई एम लाइक स्टार्टिंग लाइक गोइंग टू बिल्ड माय टीचिंग करियर, तो मेरा ये पूछना था कि सर जैसे अभी तो आई एम वर्किंग ऑन माय सब्जेक्ट नॉलेज, पहले सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद आई विल गेट इनटू द टीचिंग। तो मेरा ये है अभी जो आगे का मेरा, इफ आई टेल यू कि जो रोड मैप हमने सोचा हुआ है वो ये है कि अभी लाइक 1.5 से 2 महीने तो प्रॉपर सब्जेक्ट नॉलेज को देने हैं, 1.5 से 2-3 महीने जो भी लग जाए, उसके बाद प्राइवेट टीचिंग के लिए अप्लाई करना है, एंड प्राइवेट टीचिंग में मतलब एंटर करना है। अगर कोई ऑनलाइन इफ पॉसिबल हो गया तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट टीचिंग में तो जाना ही है। एंड देन उसके बाद फिर अनलेस आई क्रैक अ गवर्नमेंट एग्जाम। सो सर मेरा ये है, तो मेरा मतलब क्वेश्चन ये था, पहली तो चीज ये, सिंस आई एम अ फ्रेशर, तो मेरे मतलब व्हाट शुड आई बी बिल्डिंग मोर, कि ताकि मेरा कहीं टीचिंग प्रोफाइल और बूस्ट अप हो जाए वहां पे। सब्जेक्ट नॉलेज क्या कह रही हैं आप इतनी देर से? सर मतलब जैसे सोशल साइंस मेरा है, तो सोशल साइंस में अभी एनसीईआरटी जैसे नई इंट्रोड्यूस हो गई हैं, तो उनको वापस से पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्योंकि जो पुरानी थी उनको फिर भी पढ़ा हुआ था, बट नई वालियों को मतलब एक बार गो थ्रू तो करना पड़ेगा। वही किताबी बातें आप मतलब कर रही हैं इतनी देर से, इस पे कोई जॉब वॉब से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे पढ़ लीजिए चाहे ना पढ़िए, इधर के जगह बेरोजगार हैं तो बेरोजगार रहेंगे। ठीक है, तो सर मतलब वो क्या सब्जेक्ट करना नॉलेज चाहिए कहाँ अगर पर टेस्ट इंटरव्यू होता है? पे? सब्जेक्ट नॉलेज कहाँ पर टेस्ट होता है ये बताइए। सर इंटरव्यू वगैरह में वो नहीं पूछते होंगे? अच्छा, एक अगर बात बताओ, ऐसा- एक छोटा सा एग्जांपल प्रश्न का उत्तर दो मुझे। अच्छे खासे जी। टीचर्स होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, ये सर। अच्छे खासे टीचर्स होंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ऑलरेडी प्राइवेट जॉब में होंगे, ठीक तो है। सिलेबस तो उनका भी अपग्रेड हुआ है, हाँ तो वो सब्जेक्ट नॉलेज कैसे, उनका सब्जेक्ट नॉलेज कैसे टेस्ट होगा? कौन टेस्ट कर रहा है? सर उनका जब इंटरव्यू लिया गया होगा आई गेस तब वैसा। अरे वो जॉब कर रहे हैं 5 साल से 10 साल से, जो ऑलरेडी जॉब में, उसका सब्जेक्ट नॉलेज कैसे टेस्ट होगा? हाँ उनका तो नहीं है, अब मतलब वो तो फिर पढ़ा ही रहे हैं, उनको तो कोई नहीं टेस्ट करेगा। तो बेसिकली नहीं, सर व्हाट कोई शुड आई नहीं बी टेस्ट वर्किंग करेगा फॉर? क्या कोई मतलब? उनका सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं है ये बताइए मुझे। सर उनका तो है, होगा ही। तो तुम्हारे हिसाब से तो सिलेबस अपग्रेड हो गया है, हम्म। तो वो क्या कर रहे होंगे सब्जेक्ट नॉलेज के लिए? सर वो तो अपना बैक एंड पे जो भी उनका, तो उनको तो बैठ के आता ही है, पढ़ाई तो कर उनको रहे पढ़ाने में होंगे। कोई सुन।
हाँ जी सर। वो लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे इस समय सब्जेक्ट नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। नहीं, वो पढ़ाई तो नहीं कर रहे होंगे, मतलब उनको तो चीजें ब्रीफ्ड हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उनको करने की जरूरत नहीं, तुमको करने की जरूरत है। सर मतलब ऐसा आई फील कि हाँ थोड़ा सा ऐसे, मतलब आई फेल्ट कि इंटरव्यू में देखिए, वो अभी ऐसे आप जो कर रही है ना क्वेश्चन। सब्जेक्ट नॉलेज के नाम पे, ये तो टाइम पास है, मतलब तो सर क्या करना चाहिए, मतलब मेरा स्किल के नाम पे क्या करना चाहिए, कोई ये जो कोर्सेज सब्जेक्ट करने नॉलेज के वाली बात एआई? कर रही हैं, और एक तो और मतलब जी। मतलब एटलीस्ट कम से कम प्रश्नों का उत्तर तो थोड़ा दिमाग लगा के दिया करिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जो ऑलरेडी लोग जॉब कर रहे हैं उनका सब्जेक्ट नॉलेज कैसे चेक होगा? कोई मैकेनिज्म है चेक करने का? नहीं। जब उनका चेक करने का मैकेनिज्म नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉब देते समय ये कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज में कोई चीज अपग्रेड हुआ है क्या? किसी ने अभिलाष सिंह का टेस्ट लिया कि सब्जेक्ट नॉलेज में ये चीज अपग्रेड हो गया, अब आगे तुम कैसे पढ़ोगे? ये सर गॉट अ पॉइंट। क्योंकि उस सब्जेक्ट नॉलेज में अपग्रेड होने का क्या है भैया? 2 लाइन नया चेंज हुआ, पढ़ लो क्या दिया हुआ है, बात खत्म। अब आप कह रही हैं हम सब्जेक्ट नॉलेज में 2 महीने काम करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो बेवजह टाइम किल कर रही हो, इसका मतलब ये है। सर एक्चुअली मेरी कुछ सीनियर से बात हुई थी दिस इज जो कॉल्ड प्लेस। बीइंग बिजी विदाउट बिजनेस, और जिन सीनियर से बात हुई वो लोग भी कुछ बहुत जीवन में कर नहीं रहे होंगे खास। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बीइंग बिजी विदाउट बिजनेस। अब तुम सोचो कि आज से 4 साल पहले किसी टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ होगा, तो ये जो सब्जेक्ट नॉलेज एनसीईआरटी उनसीईआरटी चेंज हुआ है, तो उसके लिए भी चेंज हुआ है। उसका सब्जेक्ट नॉलेज कैसे चेक होगा जो ऑलरेडी जॉब में? चेक ही नहीं हो सकता। चेक ही नहीं हो सकता है। वो किताब खोलेगा, 2 टॉपिक पढ़ लेगा एक्स्ट्रा। ये करने के लिए आप 2 महीने का ब्रेक किस बेसिस पर ले रही हैं? यू शुड बी जस्ट कंसर्न विद वन थिंग, कि कहीं पर जॉब अगर इंटरव्यू के लिए हमको अप्लाई करना है तो वो जगह क्या है, और जहां भी मैं अप्लाई कर रही हूँ उस जगह में जॉब के रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, मतलब क्या वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा मेरे पास इंटरव्यू देता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ के आ रहा है, कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ के आ रहा है, कि कुछ भी पढ़ के आ रहा है। वो तो रूटीन प्रोसीजर है, इट इज पार्ट ऑफ आवर जॉब। हम किताब खोलेंगे, अगर 2 नया टॉपिक दिखेगा तो भैया हमको बच्चे को वही पढ़ाना है। यस सर। ठीक है, और वो करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करना है बहुत। फिर हाँ वो तो मतलब इतना, हाँ आप सही कह रहे हैं, पर ये तो लाइक किलिंग द टाइम, वो फालतू में स्ट्रेच करने का मतलब। हाँ, ये तो बेवजह का बात हो कि बैठे हैं, ओ एनसीईआरटी में 2 चैप्टर चेंज हो गया, ओ तो अब मुझे 2 महीने का ब्रेक चाहिए 2 चैप्टर पढ़ने। अरे क्या चल रहा है भाई? ठीक है, तो फिर मतलब आप देखिए कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं, उनके यहाँ सैलरी किस बेसिस पर वो देते हैं? व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू? सर प्रॉब्लम है कि आती है ना कि जहाँ जहाँ देखा वहाँ पे उनको एक्सपीरियंस चाहिए। अब आई एम अ फ्रेशर, सो व्हाट शुड आई इंक्लूड इन माई सेल्फ, जिससे मेरा टीचिंग डिफरेंस हो सकता है कि भाई मेरी टीचिंग बहुत एक्टिविटी इंटीग्रेटेड हो गई। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनको फ्रेशर चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले को पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, सिंपल सा बात है। यस सर, ये तो है। हाँ, तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनको फ्रेशर चाहिए। आप थोड़ा ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढिए। ठीक है, कोशिश करिए कि अपना लिंक्डइन वगैरह पे प्रोफाइल बनाएं। सर वो तो बना हुआ है मेरा, मतलब वो अप टू डेटेड भी है। क्या करती हो प्रोफाइल बना के? बस बना लिया प्रोफाइल, बात खत्म? नहीं, वो अप टू डेटेड है, मतलब वो 2 साल पहले ही बना लिया था। तो उसमें जो भी, हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए। देखो यार, लिंक्डइन प्रोफाइल का करना क्या है आपको जी, आप 10 अच्छे स्कूल चूज कर लीजिए जहां आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। ठीक है, और 10 ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एडटेक, कोचिंग, कोई ऐसा चूज कर लीजिए जहां आप अप्लाई करना चाहेंगे। ठीक है, उनको चेक करिए कि जो भी वो उनके यहाँ जिस भी पोस्ट के लिए जब भी वैकेंसी निकलती है, या तो आप उनसे पूछ लीजिए कि जब भी आपके यहाँ वैकेंसी आती है तो आप क्या चीज चेक करते हैं। ठीक है सर, उनको मेल करके पूछ लीजिए, डिटेल में ढंग से मेल लिख कर भेजिए कि अगर आपके यहाँ कोई फैकल्टी के लिए अप्लाई करता है तो इंटरव्यू में मतलब क्या चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो हमसे, कि क्या हमको करके देना चाहिए। ठीक है, और लेट से वो किसी को 50,000 सैलरी दे रहे हैं, किसी को 30,000 सैलरी दे रहे हैं, तो तुम रिक्वायरमेंट का डिफरेंस देखो, उनसे पूछो कि 50,000 वाली सैलरी में और 30,000 वाली सैलरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है सर, ठीक है, जो भी गैप हो बेसिकली उसको फुलफिल करना। हाँ, उस गैप को फिल करिए। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज अमूमन लोगों को नहीं रहता। जैसे अगर हम लोग किसी को सैलरी देते हैं, डेली बैट से मैं एग्जांपल दूं, तो हम लोग 15,000 भी देते हैं, 35,000 भी देते हैं और 65,000 भी देते हैं। लेकिन कमाल की बात जानती हूँ क्या, जिसको 65,000 मिलता है उसको पता है कि 15,000 वाले को क्या नहीं आता है।
लेकिन जिसको 15,000 मिलता है ना, उसको ये समझ में नहीं आता है कि दूसरे को 65,000 क्यों कि मिल रहा है, पैसे क्योंकि क्यों मिलता है। हाँ उसकी बुद्धि भी उतनी रहती है, उसको लगता है कि अरे वो सर के खास हैं, पहले से सर उनको जानते हैं, इसलिए सैलरी ज़्यादा देते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए डेली बाइट्स पर कोई जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। तो आपको वो Yes, गैप sir. देखना पड़ेगा कि वो वैसे, तो इससे आप ज़्यादा जल्दी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में आएंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो लिंक्डइन से आप और 10 ऐसे एम्प्लॉयर्स को सर्च करिए कि लेट से आप एक सैलरी बार सेट कर लीजिए कि मैं 50,000 से कम पे जॉब नहीं करूंगी या 30,000 से कम पे जॉब नहीं करूंगी, जो भी कुछ है पैरामीटर है आप अपने माइंड में रखिए। तो अगर वो 50,000 रुपये दे रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से, वो आप करके Yes, देखिए, sir, आपको पे got कर it. देंगे वो लोग। ठीक है सर। सर एक चीज और ये पूछनी थी कि मतलब जैसे मेरा अभी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा बाय दिसंबर एंड, तो सर मतलब तो फिर आई विल बी एलिजिबल फॉर पीजीटी आल्सो। नो यू विल नॉट बी। सर इग्नू से नहीं मानता है? नहीं, बीएड के साथ जो पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो टेक्निकली नॉट एलिजिबल है। अच्छा, ओके सर। ठीक है, तो सर मतलब फिर तो वेस्ट ही हो जाएगा एक तरह से ना ये ये तो आप पीजीटी कैसे करना, देखती मतलब हैं सॉरी आपके ऊपर मास्टर। है, ये कैसे देखती हैं आपके ऊपर है, लेकिन बीएड के साथ कोई भी दूसरी डिग्री लेना अवॉइड करिए। ठीक है सर। ठीक है, सर एक लास्ट चीज और बस ये पूछनी क्योंकि थी। देखो अभी रिसेंटली बिहार में जो रिक्रूटमेंट हुआ है, जो भी बच्चे ऐसे थे जिनका इस तरह का डिग्री था, यूनिवर्सिटी ने उनका बिहार गवर्नमेंट ने उनको नहीं जॉब दिया। कहने का सेंस है कि बीएड के साथ दूसरी डिग्री अवॉइड करिए। हाँ, यूट्यूब पे लोग अलग अलग चूरन दे सकते हैं कि अरे नहीं कर सकते हो सकता है इसी वीडियो में कल को, वैसे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा सेशन, को यूट्यूब पर देख रहा होगा, लेकिन बीच का इतना एरिया में कट करके डाल दूं और मैं बोल दूं कि बीएड के साथ आप पीजी नहीं कर सकते हो, तो आगे कमेंट में मुझे गालियां दे रहे होंगे। लेकिन मैं आपको विद एविडेंस दिखा सकता हूँ। अभी हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड पर बात कर रहे थे ना, यस सर। ठीक है, मैं अभी आपको एविडेंस के तौर पर दिखा दे रहा हूँ। मतलब ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब कुछ लोग आ जाएंगे, अरे तेरे को कैसे पता, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया तो क्या ब्रह्म लीक हो गया? हाँ भाई हो गया, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और दिल्ली में लोकेटेड है, तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आएगा तो सबसे पहले यहीं पर आएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ये वेबसाइट है, ठीक है। मैं एडमिशन्स पर जाता हूँ, देखना पक्का यहीं पर होगा, बता रखे होंगे ये लोग। बीएड 26-27 के एडमिशन पर बात हो रही है। प्रोस्पेक्टस चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये बीएड का प्रोस्पेक्टस है, यहाँ सारा एलिजिबिलिटी वगैरह टर्म्स कंडीशन सब मेंशन्ड है। यहीं से कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स फॉलो होता है कि कैसे ड्यू में एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। सारा सब्जेक्ट पेडागोजी सब कुछ यहीं पर लिया हुआ है, इसी में आप सर्च कर लीजिए साइमल्टेनियस। ये पढ़िए क्या लिखा है। Aspiration resolution dated. No student of the university shall be permitted to pursue 2 degree courses simultaneously either from the University of Delhi or other university except the part-time diploma या certificate of the University of Delhi. ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस दिखाया हूँ, वेबसाइट पर दिखा रहा हूँ भाई, ये इधर उधर से नहीं दिखा रहा हूँ, लाग लपेट के नहीं है कुछ। ये बीएड प्रोस्पेक्टस और 26-27 साइमल्टेनियस डिग्री पे उन्होंने लिख दिया है कि हम क्या नहीं करने देंगे, क्या करने देंगे। सर बहुत अफवाह इसको लेकर, मतलब आज ये क्लियर हुई है, वरना सीरियसली यूट्यूब पे बहुत रूमर्स है इसको लेकर। सर मतलब मेरे एससीईआरटी में आधे लोगों ने कर रखा है इग्नू से साथ ही साथ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हर बात लिखी हुई है, बस कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। कैंडिडेट हु फेल्स टू सबमिट एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एडमिशन। अब जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट इन लोगों ने लिख दिया है। अब यूट्यूब पर कोई वीडियो बना दे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बीएड में एडमिशन के लिए, बस झुंझुना बजाते रहो लेके, ये सारा यहीं पे लिखा हुआ है भाई। फिर देखिए बीएड इज अ 2 year 4 semester फुल टाइम प्रोग्राम। पहले एनुअल प्रोग्राम था, अब सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जैसे आईपी में सेमेस्टर है, आपका सेमेस्टर रहा होगा आईपी में, हाँ अब डीएल भी सेमेस्टर बेस्ड हो गया। आपके टाइम पे एनुअल मोड में एडमिशन होता था उस समय। बीएड स्टूडेंट्स आर नॉट परमिटेड टू टेक अप एनी एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम और पार्ट टाइम। द एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द बीएड प्रोग्राम विल हैव टू प्रोड्यूस वैलिड सैंक्शन ऑफ लीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर। सर ये सेम चीज एमएड के लिए भी एप्लीकेबल है ना? अब ये चेक कर लीजिए उनके प्रोस्पेक्टस में एमएड वाले में क्या दे रखा है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये चीजें तो देखोगी, जब देखोगी तो मतलब देखना चाहोगी तो सीधे अवेलेबल है वो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस पर एडमिशन कोई बच्चा ले रहा है तो करने वाले कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी कोई बच्चा आया था ना शुरुआत में कि हम तो फॉर्म फिल कर रहे थे, हमको तो नहीं रोका गया,
हाँ, तो 2 डिग्री कर ली तो तुमको किसी ने रोका, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि नॉट वैलिड। तो कल को जॉब के लिए अप्लाई करोगी और जब सेलेक्ट हो जाओगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगी फाइनल राउंड में, तो वहाँ पर हो सकता है Yes, कि sir. आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। कोई जरूरी नहीं कि आई है, सर हो सकता है कर दिया जी जाए। सर, अगर मान लीजिए नेट क्लियर हो जाता तो उस नेट को भी मतलब अगर प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए लगाया जाए तो क्या वो नहीं, फिर उसको मान्य लगा होता है? सकती हैं, लेकिन बीएड के साथ यूज मत करिएगा। पीजीटी के लिए तो यूज मत करिएगा, क्योंकि पीजीटी में बीएड और पीजी एक साथ आता है। ठीक है सर। एंड सर बस लास्ट मेरा क्वेश्चन था, आई एम टेकिंग लॉट ऑफ योर टाइम, बस Okay, लास्ट okay. एक क्वेश्चन था मेरा सर। ये क्या कहते हैं, एमएड का क्या मतलब रेलेवेंस है? मतलब रेलेवेंस तो यही है कि आप देखो, जितना एमएड करने से बीएड के कॉलेज में टीचर बन सकती हो। हाँ, मतलब एससीईआरटी में जैसे पढ़ा सकते हैं हम लोग। यस 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 यस, ये कर सकती हैं। और नेट जेआरएफ वगैरह में अप्लाई कर सकती हैं। कुछ गवर्नमेंट अलग भी जॉब्स आते हैं रिसर्च पे, वो सब कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि थोड़ा अपने स्किल्स पर काम जी करिए जी एंड लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट इंस्टेड ऑफ कि एमएड कर ले, पीएचडी कर ले। दुनिया भर की डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आई शुड बी स्टार्टिंग विद द हाँ, टीचिंग। सीधे देखो कि जॉब के लिए कैसे मैं क्या करूँ कि मेरे को महीने में 50,000 रुपये सैलरी मिले, 50,000 रुपये का पेमेंट मिले, चाहे जैसे मिले। जी सर। सर मतलब एक बस लास्ट चीज ये आप बताइए, जैसे कोर्सेज के लिए अभी जैसे मेरा अगर कैनवा वगैरह आता है और बाकी एआई इंटीग्रेटेड चीजें आती हैं, आई नो दैट, तो सर उसके अलावा और क्या क्या करना चाहिए अगर साइड बाय साइड ये भी चलाना है कि मतलब एक अपना स्ट्रॉन्ग भी बैकग्राउंड होता रहे, उसके लिए अगर आप कुछ सजेस्ट देखो, कर ये दें तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुमको किस बैकग्राउंड में जाना है, सर। मतलब किस टीचिंग तरह में के ही जॉब रहना में है जाना है। सर। सॉरी मैं समझा नहीं है किस मतलब। तरह के जॉब में जाना है। देखो, मेरा ये मानना है, कोई जरूरी नहीं कोई बच्चा बीएड का डिग्री ले रहा है तो टीचर ही बने। अच्छा, मतलब ठीक है, एडटेक वगैरह में भी जा सकता मतलब है यू ऐसा? सी कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। ठीक है, ये चीज आपको सर देखना दैट पड़ेगा। हाँ हाँ, जैसे सर, कहने दैट का आई मतलब है वांट टू डू, मतलब लेकिन कि लॉन्ग टर्म। जैसे कोई बच्चा हाँ बीएड करके आता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, हाउ लॉन्ग, कैन यू एलैबोरेट? सर। Sir, how can I start with EdTech? I don't मतलब understand अगर if I want to start with EdTech, so I नहीं feel नहीं, कि स्मृति, उसके जैसे लिए कुछ लोग कहते तो हैं कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेगा, मैं लोगों से कहता हूँ हाउ लॉन्ग, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब of course like I want to pursue EdTech at last, but नहीं, मेरा देयर ऐसा शुड बी रहता है सम कि डेडलाइन ना। जैसे कोई काम कर रही है, कोई डेडलाइन तो होना चाहिए ना कि कब तक होगा। सर EdTech में मतलब if I tell you my point of view, it needs नहीं नहीं, आई time to कम टू grow. योर पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जब कोई कहता है ना इन लॉन्ग टर्म, तो अगेन वी आर फूलिंग आवरसेल्फ। Yes sir. ठीक है, Sir, आपको sir यहाँ पर एक EdTech टारगेट जी के तौर पर लिख लीजिए कि मैं कितना रुपए अपने आप से एक्सपेक्ट करती हूँ कमाने के लिए। ठीक है, तो लेट से तुमने 50,000 रुपीज लिखा, एक मैं बात कह रहा हूँ, लेट से, ठीक है, तो yes उस sir. पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। 50,000 रुपये कमाने के लिए मुझे क्या सीखने की जरूरत है। ठीक है, और Yes वो sir. उसका जवाब कोई डिग्री नहीं है कि बीएड के बाद एमएड कर लें, ये कर लें, वो कर लें। आप देखिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो आप क्या करके दे सकते हैं। मतलब वही बात है, 50,000 वाला ऐसा क्या कर रहा है जो सीखने की हाँ, जरूरत है, जिसकी कमी है मेरे ठीक में। है, जैसे कहने का मतलब ये है, आप इस सेशन में ज्वाइन की, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, जाके कोई भी यूट्यूब का प्लेटफॉर्म कोई सा भी बीएड से रिलेटेड ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इतना ओपन सेशन नहीं करेगा कि सीधा लिंक आ गया। जिन ग्रुप से पता, उन ग्रुप से कितने बच्चे हैं, 2-2 हज़ार बच्चे हैं, सीधा गूगल मीट पर ज्वाइन करके हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं। सर ठीक है, एग्रीड। तो बहुत सारे टीचर्स इसी डेली बाइट्स पर ही बहुत टाइम से जॉब करते हैं, लेकिन वो वेबिनार नहीं कंडक्ट करते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर कोई कर नहीं पाएगा। बच्चा पता नहीं क्या पूछ दे। yes. हाँ, ओपन सेशन। हाँ, बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। जैसे हम यहाँ कोई वो थोड़ी ना कर रहा है भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई 2 गाली दे सकता है, कोई बढ़िया फीडबैक दे सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कह सकता है नहीं सर आप बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, पर कोई कह सकता है नहीं नहीं सर आपको क्लास ज्वाइन किए थे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो भाई फिर आपके पास उतना पोटेंशियल है तो फिर आप कहेंगे 1 लाख रुपए हमको चाहिए, तो अगला देगा। यस सर, गॉट इट। ठीक है, तो आप ये चीज़ चेक कर लीजिए। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। जैसे कि मान लो मैं टीचर हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा काम 5 लाख रुपए में भी नहीं हो पाएगा मंथली। ठीक है, अगर मुझे ये लगता है कि मेरा काम 5 लाख रुपए मंथली में नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ही नहीं हुआ कि मुझे सारी अर्निंग टीचिंग प्रोफेशन से ही करनी है। ठीक है, तो मैं रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और भी जगह ट्राई करता हूँ। ऐसा तो नहीं मैं टीचर हूँ तो मैं उधर नहीं अपना हाथ डाल सकता हूँ। तो आप देख लीजिए कि कितना रुपए आप अर्न करना चाहती हैं और ये कैसे होगा,
फिर उधर से दिमाग लगाना शुरू करिए, सही डायरेक्शन में खुद ही दिमाग आ जाएगा। यस सर, गॉट इट। ठीक है, और लॉन्ग टर्म जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, होना होगा तो 6 महीने में हो जाएगा, नहीं तो 6 साल भी कम है, ये भी ध्यान रखिएगा। सर बात तो सही है, जो चीज स्टेट होती है फिर वो होती नहीं है। हाँ हाँ हाँ, होना होगा तो 6 महीने में ही करेंगी, नहीं होना होगा तो फिर लॉन्ग टर्म प्लान बनाते रहिए, 6 साल भी बीत जाएगा, नहीं होगा तो लेट से तुम एक अपने बोर्ड पर एक लिख लो अपने सामने कि मान लो 50,000 60,000 रुपये, कोई भी प्रैक्टिकल फिगर लिखो सैलरी का। यस सर। ठीक है, अपनी कैपेसिटी देखते हुए, तो अब देखो कि क्या जो मैं कर रही हूँ उतना मुझे उस पर तनख्वाह मिलेगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या करने का जरूरत है। यस सर, गॉट इट। ठीक है, थैंक यू सर। सर आप मेरा ना पर्सपेक्टिव ही पूरा बिल्डअप कर देते हैं, मतलब जो मेरे 10 क्वेश्चंस भी होते हैं ना वो 2 में ही सारे आंसर हो जाते हैं। एंड स्मृति एक चीज़ मैं और ऐड करूँ, जब मैं बीएड में था तो बीएड में जो ट्रेनिंग होती है तो हमको फर्स्ट ईयर में जो फील्ड ऑब्जर्वेशन के लिए भेजते हैं, आपके वाला ऑब्जर्व करिए, आपके बैचमेट पढ़ा रहे होते हैं, यस तो सर, उसी हाँ समय समझ में आ हाँ, गया था कि मुझे स्कूल में टीचर नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि पढ़ाते समय मुद्दे पर पढ़ाने के बजाय वो इतना सारा लेसन प्लान में गाइड लिख के भेजते हैं, ये पढ़ाना है, ये बोलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो मुझे समझ में आ गया था कि भैया मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर ये तो है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे अंडर क्वालिफाइड लोग मेरे को बता रहे थे कि कैसे करना है। ठीक है, तो आई फेल्ट लाइक यार मतलब जब भी मैं कंप्लीट करूंगा मैं स्कूल में जाके नहीं अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं है, तो मैंने नहीं किया। यस सर, गॉट इट। आपने इसलिए एडटेक में किया कि हाँ हाँ हाँ, एटलीस्ट आई क्लियर कि मुझे नहीं करना। way जैसे of- मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। अब ये नहीं कि हम वहाँ गए हैं, अब वो जैसे तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इस तरह का चीज़ एनकाउंटर किया तो मैं हिटलर के द राइज ऑफ नाजिज्म जो है आप देखोगे एनसीईआरटी का 9th के क्लास 9th में, हाँ, वो टॉपिक पढ़ाने के लिए दिया गया था मुझे। तो मैं बच्चे को ना पहले ग्लोब पर पूरा मैप दिखा रहा था कि देखो ये इंडिया है, ये यूरोप है, यहाँ पर जर्मनी है। तो मैं 10 मिनट इसी बात पे समय दे रहा था। विजुअलाइज तो करेगा। हाँ, तो जो सामने टीचर बैठी तो वो हमको मैसेज करती कि सर आप अननेसेसरी टाइम किल कर रहे हैं, सीधे नाजिज्म पर आ जाइए। अब बच्चे को हिटलर पढ़ा रहे हैं, वो अपने गांव नहीं पता हुआ कहाँ है। वो अपने गांव में प्रधान जी का घर ढूंढ रहा है, वो उनको प्रधान जी हिटलर दिख रहे हैं उसको गांव के। उसको क्या पता है जर्मनी कहाँ है, नाजिज्म क्या है, और ये जो सिलेबस कंप्लीट करा रहे हो। तो ऐसा हिस्ट्री पढ़ाने का क्या मतलब है जो उसके लाइफ में कोई हिस्ट्री इम्पैक्ट ना छोड़े। तो भाई मेरा नजरिया, लेकिन टीचर ने कहा नहीं सिलेबस कंप्लीट करिए। हाँ, तो उसी से मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं ये करूँगा तो रोज रोज मेरे लाइफ में यही होगा कि सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो फिर ये आप देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप से पूछिए और सैलरी का वो लिख लीजिए और स्किल देखिए और फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करिए यार। दैट इज हाउ इट गोज। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ओके। एंड सर एक चीज और बोलनी थी सर, मतलब ये मेरे मन में थी सर, आपने ना जब मेरा बीएड डीयू के लिए जब आपने पढ़ाया था 2024 में, सर आपने ना लूसेंट पढ़ाई थी उस टाइम पे हिस्ट्री एंड पॉलिटी को लेकर। सर मतलब सीरियसली स्पीकिंग ना, मतलब मेरी लाइब्रेरी में, आप जॉइंट लाइब्रेरी, तो वहाँ पे काफी लोग लूसेंट ऐसे पढ़ते रहते हैं। बट सर ना आपने जैसे पढ़ने का तरीका बताया था ना, आपने कहा था ना, एक बड़ी अच्छी बात बोली थी आपने कि लूसेंट पढ़ना और पढ़ाना अलग अलग चीजें होती हैं। तो मतलब ना, मतलब आई फील, जैसे मेरा तो टाइम हो गया उससे, बट फिर भी ना आई सी कि वो लोग अभी भी उस चीज को कर रहे हैं और मेरे लिए वो इतना इजीली होता है बिकॉज वो कहीं ना कहीं स्टोरी बन गई है। तो ना आपसे ना एक बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी है कि पढ़ने का तरीका सिखा दो किसी को, पढ़ना वो खुद सीख लेगा। तो मतलब जस्ट आई वांटेड टू शेयर दिस। नहीं स्मृति, एंड इट्स प्लेजर। एंड जो बच्चे लाइब्रेरी में बुक लिए रहते हैं वो भी उसमें सिर्फ बैठ के रट्टा मार रहे होते हैं ऐसे कि ये याद है कि नहीं, ये याद है कि नहीं, उसको भी तरीके से उनको याद भी नहीं होता क्योंकि वो भूल जाते हैं, अगर तो वो दिमाग में नहीं बनता ना, मतलब एक होता है ना कि आपको समझ में भी आनी चाहिए, आप रिजल्ट भी तो मदद प्रोड्यूस होना करोगे। चाहिए उससे। हाँ, यस सर। चलिए, ठीक है स्मृति, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, देन वेलकम टू रजत एंड देन तरन्नुम। यस रजत, क्विक। सर दिल्ली में प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में मेंटल रिटार्डेशन में कहाँ से कर सकते हैं? प्रोफेशनल डिप्लोमा क्यों करना चाह रहे हैं? वैसे तो आप आईपी यूनिवर्सिटी से कर लीजिए तो बेटर रहेगा एमआर में। अच्छा, और नॉर्मल डिप्लोमा मेंटल रिटार्डेशन? नहीं, डिप्लोमा क्यों करना है आपको? सर बीएड के साथ डिप्लोमा सोचा था स्पेशल में। यार इट्स अ बैड आइडिया एक्चुअली। एक तो बीएड के साथ मत करिए तो बेटर रहेगा। अच्छा, बीएड नॉर्मल के बाद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, हाँ, वो कर लीजिए तो ठीक रहेगा। इग्नू से हो सकता है ये? इग्नू से नहीं होगा।
आपको जामिया वगैरह से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिप्लोमा हर जगह होता भी नहीं है ना स्पेशल एजुकेशन में। और ये MR में हो जाएगा? हाँ हाँ, MR में हो जाएगा, या फिर ID, मतलब MR हैज़ बीन रिप्लेस विद दिस वर्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये तो अभी दिल्ली में यही है। नहीं नहीं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नाम उसका अपग्रेड हो गया है। जी सर, दिल्ली में ज़्यादा ID है। हाँ, ID का मतलब MR ही हुआ। ओके, तो दिल्ली में भी यही है और बाकी के स्टेट्स में ज़्यादा ट्रेंड में यही है ID। हाँ, ID का मतलब ही MR हुआ है। MR इज़ अ वेरी निगेटिव वर्ड, कि ये कहिए कि मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट, तो इसलिए वी यूज़ अ राइट टर्म दैट इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसीलिए जब आप सर्च करेंगे तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने के लिए मिलेगा। तो विजुअल से ज़्यादा ये ज़्यादा ट्रेंड में है दिल्ली और बाकी के हाँ एरियाज में। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ट्रेंड में है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेंड में तो सब है। और ये क्या कोई नाच गाना मुजरा चल रहा है क्या, कि ये ट्रेंड में चल रहा है, ये वाला गाना ट्रेंड में चल रहा है? ठीक है, ऐसा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है। वैकेंसीज है, मतलब ये पूछ नहीं रहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब में वैकेंसी ठीक ठाक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ID से कर रहा है या VI से कर रहा है तो कोई फ़र्क पड़ रहा है। हूँ। ओके। ठीक है। हाँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के कॉलेज आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स अ गुड चॉइस। ओके। ठीक है, चलिए ठीक है। एस तरन्नुम क्विक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तरन्नुम जी, कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं सर? आई एम गुड। आप लोग से फीडबैक कंडक्ट करना है यार। यस सर, वो मैम से कहा था हमने कि ये रह जाता। अच्छा ठीक है, बताइए तरन्नुम। हाँ। सर मेरा ना जामिया के रिगार्डिंग था, पूछूं? यस यस, बताइए। हाँ। मैंने जामिया का दिया था B.Ed का, तो सर उसमें मेरे स्कोर जो है ना 88.50 बन गए हैं। तो अच्छा, क्या मतलब इंटरव्यू के लिए कोई चांस है? सब्जेक्ट? सर सब्जेक्ट मेरा हिंदी है। यार हिंदी है, शायद हो सकता है कॉल आ जाए इंटरव्यू के लिए, ओके सर, तो क्योंकि मतलब थोड़ा जामिया में थोड़ा हिंदी करते से रहना। अप्लाई करने वाले कम होते हैं, ओके सर। शायद हो और जाएगा। सर सेकंड ये था कि मैंने CAT 05 लैंग्वेज का दिया था, तो उसमें मेरे 159 स्कोर हैं। तो DU में तो मुझे पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है कट ऑफ लैंग्वेज को में तो देखकर। तो सर जैसे कि आप कहते हैं कि जो भी हमने पेपर कोड दिया है उसके उस पेपर और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ले रही हैं, तो मैंने देखा था सर। तो उसमें ना जो राजीव गांधी है वो लेती है, तो मैंने उसमें भी अप्लाई कर दिया था सर। ठीक है। तो उसका रिजल्ट आ गया, तो उसमें मेरा नाम आ गया है। तो फिर मैंने उसके ऊपर सर्च वगैरह किया, तो वो एरिया थोड़ा ना मुझे बहुत ज्यादा आउट लग रहा है सर। तो मतलब करना चाहिए या नहीं? देखो तरन्नुम, एटलीस्ट एक बार तो कॉलेज देखने जा ही सकते हैं हम लोग, कैसा है। ओके सर। तो एक बार राजीव गांधी वाले कॉलेज आप विजिट कर लीजिए ओके। कि कहाँ है कैसा है। जब देख कर आओगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा कि यहाँ जाना है कि नहीं। ओके। और सर दूसरा ये था कि मैंने ना IPU का भी लॉक कर दिया है सीट, लेकिन सर उसको ना थोड़ा सा फीस को लेकर मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने लॉक तो कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं उसको आगे फर्दर कर पाऊंगी, क्योंकि फीस को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। ठीक है तरन्नुम, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके IP में? सर IT में तो मेरे 847 हैं। ठीक है, काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करिए, और सबसे स्पॉट राउंड में जिस भी कॉलेज में एडमिशन होगा, ठीक है, एक बार उनसे बात करिएगा स्कॉलरशिप को लेकर, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट के कुछ प्रोविजंस आए हैं जिसमें वो लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ओके सर। और ठीक है। सर सेकंड ये था कि 159 मेरे स्कोर हैं लैंग्वेज में, तो क्या BHU के मतलब स्पोर्ट राउंड में पेड पे भी नहीं हो सकता सर? देखो तरन्नुम, BHU में पेड सीट का मतलब ऐसा नहीं होता है कि पैसा दे के एडमिशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस है क्या कि मान लो पता 180 नहीं। सीटें हैं, मान लो 100 सीटें हैं, तो ऊपर का 80 सीट जो है नॉर्मल मेरिट से बढ़ा जाएगा, बाकी के 80 पर, बाकी के 20 पर फीस थोड़ा ज़्यादा होता है बस। पेड के रिगार्डिंग पता है, मैंने आपकी वीडियोस देख रखी हैं कि जिसके 1-2 नंबर कम होते हैं तो वो उनके लिए होता है, ना कि कुछ वैसा कि काउंसलिंग में पैसे पार्टिसिपेट देके करिए ना। पार्टिसिपेट तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, पार्टिसिपेट तो आपको DU वाले में भी करना चाहिए। मैंने किया है, दोनों में किया है सर। अच्छा ठीक और है। मैंने बस गलती ये करी कि मैंने RI का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मेरा जो अभी MA एग्जाम चल रहा है, अभी एक ही पेपर हुए हैं, 6 अभी बाकी हैं सर, तो वो क्लैश हो रहा था। जब वो फॉर्म निकला था भरने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस टाइम मैंने डेट देखा तो वो मेरा क्लैश कर रहा था, तो मैंने उसको फिल भी नहीं किया और इस अब वजह उन्होंने से, क्या क्योंकि किया डेट?
आपको एक्सटेंड कर दिया सर। चेंज कर दिया, बस यही फॉर्म फिल करने का एडवांटेज है। सर बस मैंने सबका दे दिया, बस एक RI का वो देखा ना डेट, तो बस उसका ही फिल नहीं किया मैंने। देखो यार, ये एग्जाम्स में होता है। देखो जामिया का पेपर देखिए 3 जून को हुआ था, मतलब काफ़ी गैप था CUET से, तो ये सब फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। बस मैंने जामिया का DLED वाला भी दे दिया था सर, क्योंकि सिलेबस सेम ही रहता है इसका, तो वो भी मैंने दिया था। तो सर लास्ट ईयर दिया था DLED का, तो उसका मेरा हो गया था, रिटन क्वालिफाई हो गया था, इंटरव्यू में भी मैं पहुंच गई थी, तो वो वेटिंग लिस्ट में सेकंड नंबर पर आया था मेरा तो नाम। DLED में एडमिशन अगर आपको मिलता है तो ले लीजिए ना, क्या बुरा है। तो सर BEd छोड़ के DLED में ले लेना चाहिए। हाँ, यस, व्हाई नॉट, इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। ओके सर। ठीक है, DLED वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करिए। जामिया से DLED करना कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। सर आपने बताया था पहले भी, मैंने पूछा था आपसे, इसीलिए तो मैं साथ में BEd, जामिया के BEd के साथ इसको भी मैं अप्लाई कर देती। ऐसा मत सोचिए कि जामिया से DLED कर रही हैं तो इट्स अ बैड ऑप्शन। नहीं है, अगर जामिया से DLED करना बुरा ऑप्शन है किसी कारण से, तो फिर जामिया से BEd करना भी फिर बुरा ही ऑप्शन है उसी कारण से। कहीं से भी नहीं है बुरा। हाँ, और अगर जामिया से BEd करना अच्छा ऑप्शन है तो जामिया से DLED करना भी फिर अच्छा ही ऑप्शन है। यस सर। ठीक है, मतलब ये आप माइंड में रख सकते हैं। तो यू शुड कीप DLED इन प्रायोरिटी। ओके सर। इनफैक्ट सर इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो बोल भी देना जाके कि हम पिछली बार भी इंटरव्यू दिए थे। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू तरुण। यस अलीना खान, यस प्लीज। सर मुझे बस मेरा रह गया था, मुझे पूछ रहा था कि अगर इंटरव्यू में मेरा नाम आता है तो फिर वो क्या, मतलब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो क्या पूछते हैं हिस्ट्री में, कुछ मतलब नहीं बहुत पूछते, हिस्ट्री में कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। ठीक है, ये सब मत सोचिए कि कुछ बहुत आपसे पूछने वाले हैं हिस्ट्री में घुस की किताब में से। जितना लूसेंट में कराया है बस उतना पढ़ लो, उतना ही बहुत है। सर बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं वो। सर जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने बोला कि अगर आपकी जैसे हिस्ट्री है तो आप एक पार्ट उसका तैयार कर लीजिए, अगर मिडीवल, मॉडर्न, ऐसा एंशिएंट कुछ। बहुत बेसिक बहुत जनरलाइज क्वेश्चन पूछते हैं, और ऐसा नहीं कि एक पार्ट तैयार कर लीजिए। हम कह रहे हैं अगर मान लो मेरा एंशिएंट बैकग्राउंड है तो हम एंशिएंट से पूछेंगे। ये तो पैनल के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो क्या पूछेगा। हो सकता है हिस्ट्री से कुछ पूछे ही ना। सर फिर वो डेमो टीचिंग वगैरह के लिए भी बोलते हैं क्या वहाँ पे? नहीं, इतना टाइम नहीं देते हैं 15 नंबर के लिए डेमो टीचिंग दो और ये हो। अरे बैठते हैं, चाय पानी चूरन चलता है, बैठिए और ठीक है, बहुत पूछ लेंगे क्यों टीचिंग जॉब में वो करना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ के आई हैं, क्या अच्छा लगता है हिस्ट्री में आपको, हिस्ट्री और साइंस में क्या अंतर है, कुछ इस तरह की बातें पूछ देंगे। बहुत पूछ देंगे, एंशिएंट से कुछ पूछ देंगे, या फिर गवर्नमेंट ने रिसेंटली NCERT के सिलेबस में ये चेंज किया, आपको क्या लगता है सही है कि गलत है। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें कर सकते हैं। मुझे पूछ रहा था कि जैसे इस बार पेपर लास्ट टाइम से थोड़ा सा मॉडरेट आया था, तो कट ऑफ तो उस हिसाब से जैसे आप मेरे को एक चीज बताइए, जैसे मैं लगे हाथ आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर आपको पता हो तो NCERT में मोहन हरपन वाले टॉपिक से एक डांसिंग गर्ल का फोटो मिला था, डांसिंग गर्ल का फोटो कह रहा है, डांसिंग गर्ल की ब्रोंज स्टैचू मिली हुई है, ठीक है। यस सर। तो रिसेंटली सरकार ने उसको कपड़ा पहना दिया है अगर आपको पता हो तो। सर अब फिर जनरल अवेयरनेस भी देखना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस नहीं, सिंपल सा हिस्ट्री का है। देखिए, एक हड़प्पन सिविलाइजेशन में डांसिंग गर्ल का ब्रोंज स्टैचू एक मिला हुआ था। तो नया जो NCERT का बुक आया है उसमें क्या किया गया है, सिंस वो गर्ल का स्टैचू नेकेड था तो सब क्या किए, कपड़ा पहना दिए हैं अब तुमसे कोई पूछ दे इंटरव्यू में कि सही किया गया कि नहीं, तो तुम क्या कहोगी? जी अलीना, कपड़ा पहना के ठीक किया गया। सर उसमें मतलब छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ना आर्टिफैक्ट से। तो लड़की को थोड़ी छेड़ दिया उन्होंने, वो तो सर मतलब जो रियल इमेज आप उससे ही दिखाए ना, फिर वैसे पता लगेगा ना कि क्या मतलब सरकार ने गलत किया। है। इसका मतलब सरकार ने गलत किया। माइक ऑन करिए जरा। इसका मतलब सरकार ने गलत किया। यस सर। इसका मतलब आप सरकार के अगेंस्ट हैं इस बात पे? सर अगेंस्ट नहीं, मतलब सजेस्ट तो कर सकते हैं वहाँ पे। आप कौन है सजेस्ट करने वाली? सरकार ने गलत किया आप ये कह रही हैं?
सर आप ही बता दीजिए, मैं ऐसे क्वेश्चन को नहीं, कैसे आप ही क्या टैकल बता दीजिए भाई, ये उड़ता तीर ऐसे ही आता है। आप बताइए सरकार ने सही किया कि नहीं किया। अब आप कह रही हैं नहीं नहीं सही किया, तो भाई तुम ये बोलो कि सरकार पे तो बाहर हो। सर तो मैंने रीजन बताया ना कि मतलब रियल आर्टिफैक्ट्स को ही शो करना चाहिए, उनके ठीक है, रियल आपने रीजन बताया, तो स्ट्रक्चर। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपका रीजन कोई बहुत बड़ा ब्रह्मलेख है कि एक बार ईश्वर ने लिख दिया तो आप ही का रीजन सही है? सरकार ने भी तो कुछ सोच के ही किया होगा। और सरकार में एनसीईआरटी में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या बेवकूफ़ हैं? उन्होंने भी सोच के चेंज किया होगा, वहाँ तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। यस सर। सर तो मैं फिर यही कह दूंगी कि दोनों साइड के पॉइंट्स हमें देखने चाहिए, नेगेटिव और हाँ देखो, पॉजिटिव। नेगेटिव और तुम कुछ नहीं कहोगी। तुम एक बात ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में इस तरह का इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्लर्क से लेके कलेक्टर तक, कभी ये बात नहीं बोलना होता है कि ये सही है ये गलत है। आप कोई नहीं होती बताने वाली ये सही है ये गलत है। आप केवल मेरिट डिमेरिट पर बात करिए, ठीक है? आप सिंपल सा ये बात करिए कि देखिए वैसे तो हिस्ट्री के जो भी फैक्ट्स हैं एज यूजुअल जो भी मेंशन्ड है हमको वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर गवर्नमेंट को भी टाइम लगता है कि कुछ कल्चरल लेवल पर या फिर जो है कुछ सोसाइटी में उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आई डोंट नो कि अगर उससे सोसाइटी में उसका कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो अगर ऐसा पड़ रहा है तो अगर गवर्नमेंट ने उसको कुछ अपग्रेड किया है अपडेट किया है तो श्योरली दैट पॉइंट्स नीड टू बी सीन कि हाँ उस बात को देखने का आवश्यकता है। ठीक है, दैट्स ऑल। क्या क्या आगे बढ़िए। सर मेरा एक डाउट था कि जो इंटरव्यू के मार्क्स है वो मैक्सिमम 30 मार्क्स है, तो उसमें कम से कम कितने चाहिए होते हैं ना सिलेक्टेड में आने के डिपेंड लिए? करता है रिटर्न में कितना है। तो तुमको बात समझ में आया अभी जो बोला हूँ? यस सर। और एक बात और ध्यान देना, 99% लोग बहुत ही ओपिनिएटेड होते हैं पहले से ही, तो ये आप हाइड नहीं कर पाएंगे अपने अंदर का ये पर्सनालिटी। तो इसको अपनी फितरत में लाने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा ठीक है वहाँ पूछेंगे तो मैं कैलकुलेटेड बोल दूंगी ना फॉर ना अगेंस्ट, ऐसा नहीं होगा। 2 क्रॉस क्वेश्चन में तुम फॉर और अगेंस्ट में आ जाओगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी प्रश्न का मेरिट डिमेरिट दोनों पर बात करना है, ठीक है? सर वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर देंगे क्या वो? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, कभी भी उठ सकता है। आप बोलिए आप हिस्ट्री बैकग्राउंड की है तो मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन पर बात कर ली, तो कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? नहीं सर। ब्रोंज स्टैचू इतना पॉपुलर है, मैंने उस पर बात कर दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या? और तुमको दिखा दूँ लगे यहाँ तो न्यूज़ में भी मैं सर्च करूँगा, गूगल का सामने दिखा देगा, ठीक है, कि ये बात न्यूज़ में है। जैसे लेट्स से मैं सर्च ही करता हूँ, लेट्स से क्या दिखा रहा है। ब्रोंज स्टैचू, ये वाली ब्रोंज स्टैचू देख रहे हो, एनसीईआरटी डांसिंग गर्ल कंट्रोवर्सी, ठीक है? तो सरकार ने इसको कपड़ा पहना दिया है। ठीक है, ब्रोंज स्टैचू है, रिसेंटली जो अपडेट आया गवर्नमेंट ने कपड़ा पहना दिया है, वो वाला स्टैचू सर्च करना पड़ेगा। नीचे देखेंगे पहला लिंक ही यही है। तो आप इस क्वेश्चन को हल्के मत, मोहनजोदड़ो का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले था ये, अबे अबे कपड़ा पहनाया कहाँ ये तो बता। ठीक है, ये आपको ये कुछ ये अपडेट चेंज कर दिया इन लोगों ने, ये कर दिया। तो अब इसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि डिपेंड करता है किस क्लास के बच्चे के लिए है, ठीक है? दूसरा एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये हो सकता है कि सरकार सेक्स एजुकेशन पर बात करती है लेकिन एक हिस्टोरिकल ब्रॉन्ज स्टैचू है उसमें जो है लोगों का कल्चर बीच में आ जा रहा है, तो तरह तरह के डिबेट डिस्कशन हो सकते हैं। तो आप प्रॉन्स एंड कॉन्स रखेंगे। तो हिस्ट्री के टॉपिक में कोई भी इस तरह के टॉपिक में इंटरव्यू होता है, कभी भी इंटरव्यू में
आप ये मत बताइए कि ये सही है ये गलत है, आप मेरिट डिमेरिट दोनों पर बात करिए, ठीक है। बस इंटरव्यू में इतना ध्यान रखिए, सिलेक्शन हो जाएगा, 15 में आराम से 12 नंबर मिल जाएगा, कोई सा भी इंटरव्यू हो रहा हो, ठीक है लीना। सर फिर भी रिसेंट जो भी चल रहा है न्यूज में वो देख के अरे जाऊंगी कुछ ना एक भी बार। पूछ सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इतना कठिन नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ एनीथिंग एंड एवरीथिंग ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ाना होता है, इसलिए पूछ सकते हैं। ओके सर। ठीक। वो लोग ये चीज ज्यादा देखते हैं कि स्कूल करिकुलम में किस चीज की जरूरत है। सर तो अभी मैं फिर प्रिपरेशन करूँ इंटरव्यू की या रुक जाऊं? अभी एक बार इंटरव्यू करते लिस्ट रहो, आने दो। लूसेंट हिस्ट्री पढ़ते रहो ऐसे ही, बाकी का जो जनरलाइज गाइडेंस है वो हम लोग करवा देंगे प्रिपेयर, रिजल्ट में नाम आता है तो। सर तो आपने एक बार क्वेश्चन पेपर देखा था इस बार? हाँ मतलब एक बार क्या, जाके मतलब देख ही लेता हूँ यार, ऐसी क्या बात। सर नहीं मतलब मैं ऑफ का पूछ रही थी, जैसे थोड़ा पेपर का लेवल के हिसाब से कट ऑफ जाती है ना इसलिए। हाँ तभी तो कह रहा हूँ कि प्रिपेयर करिए, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन। किसी और कोई डाउट एंड समस्या परेशानी? ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। एंड देखिए यार, देखिए आप लोग एक चीज़ ये समझिए, देखो यार हम लोगों को ना नहीं सुनने का आदत नहीं रहता है किसी भी मसले में। हम चाहते हैं कि अगला आदमी वो बोले जो मेरे कान सुनने चाहते हैं। तो कोई बच्चा जैसे पूछ रहा था कि मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट है, मैंने COP 03 का पेपर दिया है, तो जब बच्चे को बोलोगे कि जाके प्लेलिस्ट देखिए, आपने देखा नहीं क्या? अरे नहीं सर मैंने देख लिया लेकिन हमको समझ में नहीं आया। अच्छा यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने जाके प्लेलिस्ट देखा होगा तो उनको सीधा बात समझ में आएगा, उसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं। किस सब्जेक्ट के बच्चे को कौन सा पेपर कोड देना है, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है। लेकिन देखो यार, कोई बच्चा अगर ऐसा करता है तो ये नेचुरल टेंडेंसी होता है हम सबका कि किसी भी बात का ना जिम्मेदारी वाला बात अपने ऊपर नहीं लेता है आदमी, मतलब ब्लेम वाली बात आदमी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है कि नहीं मैंने ठीक से देखा नहीं, या मैं कैजुअली चेक कर रही थी, मैंने बस पेपर कोड दे दिया, ठीक है। अरे सर हमने आपका प्लेलिस्ट देखा, हमको समझ में नहीं आया। मेरा प्लेलिस्ट देखोगे तो कहीं भी कॉमन BEd जैसा टर्म मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, ये बात सिर्फ ये BEd एडमिशन से रिलेटेड नहीं है, ये बात ना आपके लाइफ में सभी पर्सपेक्टिव्स पर लागू होती है। जैसे कोई बच्ची अभी जॉब पर बात कर रही थी, हाँ लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मुझे ये करना चाहिए। अरे यार तुम जिंदगी की क्या इतनी बड़ी प्लानर हो क्या कि शॉर्ट टर्म मेरे गोल्स ये हैं, लॉन्ग टर्म मेरे गोल्स ये हैं। आज जिस पे मैं काम कर रही हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, शाम पर को मैं जिस पे काम कर रही हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो सब चूरन वाली बातें हैं, वो बात करो जो कर पाओ, ठीक है। आप सोच के देखिए कितने लोगों को यहाँ लगता है कि आपके लाइफ में शॉर्ट टर्म गोल ही है, लॉन्ग टर्म गोल ही है, एंड बहुत ही डिफाइंड है, और सुबह शाम आप उठते हो तो उस पर काम कर रहे हो। कोई है ऐसा यहाँ पर? सोच के देखिए क्या ये बात प्रैक्टिकल है? लेकिन फिर भी बच्चा बोलता है बात को टालने के लिए, लॉन्ग टर्म वाला गोल है, शॉर्ट टर्म वाला गोल है। अरे लॉन्ग टर्म का तो तुम्हारा सिंपल सा एक ही गोल है कि तुम्हारा अच्छा खासा इनकम होना चाहिए, अच्छी खासी तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए। अगर टीचिंग जॉब में तुमको 10,000 रुपये मिलता है और समोसा बेच के तुमको 1 लाख रुपये मिलता है, तो बेटर है कि तुम समोसा ही बेचो फिर, क्योंकि वहां तुमको 1 लाख रुपये मिल रहा है, ठीक है। इस बात को जल्दी जितना जल्दी कैच करिए। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, कैसे तुमको ज्यादा बेटर पे किया जा सकता है। नहीं टीचिंग इज माई हॉबी और ये वो, हाँ तो ठीक है ना, समोसे से 1 लाख रुपए कमाओ और शाम को 1 घंटा टीचिंग हॉबी अपना पूरा कर लेना, ठीक है। बात सिंपल सी इतनी ही है। तो जब आप प्लान बनाते हो ना, प्लीज खुद से आप लोग झूठ मत बोलिए कि नहीं मैंने प्लेलिस्ट देख लिया है, हाँ हमको समझ में नहीं आया। इट्स वेरी इजी टू से हमको समझ में नहीं आया, तो बैठे थोड़ी ना तुमको समझाने के लिए। तो हमारे जैसे आदमी क्या फर्क पड़ रहा है उस बात पर? सोच के देखिए। अब तो एडमिशन यहाँ सीट एलोकेशन हो रहा है और ये सारा चीज़ चल रहा है। इसी तरह आगे आप लोग भी ध्यान दीजिए, खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए। तुम तमाम डिग्री ले लिए, लेकिन तुमको आसानी से क्या बात समझ में आएगी? BEd में मेरा 75% है कि 80, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में एक दूसरे का गला देते रहे हैं कि मेरा 80% मिल जाए, 70% मिल जाए, कौन टीचर का ज़्यादा चाटुकार है। 90% बच्चे इसी काम में लगे रहते हैं, इसीलिए उनको सबको 30,000 रुपये मिलता है, क्योंकि सब एक ही काम में लगे रहते हैं, ठीक है। सब एक ही काम में लगे रहते हैं, तो इसीलिए उतना ही मिलता है। आपको अगर अलग रास्ता बनाना है तो हो सकता है कि आप एकदम उस समय ऑड वन आउट दिख रहे होगे उनमें, लेकिन आप देखिए कि भाई वो बहुत एकदम पैटर्न एकदम डिफाइंड होना चाहिए कि मुझे अगर 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए
तो जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, क्या मैं उससे 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ महीने में कि नहीं? मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, एनुअल नहीं। ठीक है, क्या मैं उससे कमा सकता हूँ कि नहीं हो रहा है, तो चाहे तुमने बीएड की डिग्री ले रखा है, बीएड की डिग्री का मतलब ये नहीं होता कि तुम कसम खा के रखोगे तुम टीचर ही बनोगे केवल जिंदगी में, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, टीचिंग आपका पैशन हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, दैट शुड बी वन पार्ट ऑफ योर इनकम एंड प्रोफेशन। ठीक है, दैट शुड बी वन पार्ट ऑफ योर इनकम एंड प्रोफेशन। जैसे कि मेरे को एक बात बहुत क्लियर है कि सिंस मैं ऑनलाइन वगैरह काम करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा गिमिक वाले वीडियोज़ नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि नेचुरली मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि मैं बैठ के जो है अर्जी फर्जी थंबनेल डाल के कोई गिमिक वाले वीडियोस बना रहा हूँ कि आ गया 5th कट ऑफ और ये हो गया वो गया, ये सब गिमिक वाला काम मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो नहीं करता हूँ, तो सिंस मैं अब ऑनलाइन सेक्टर में काम करता हूँ, बाकी के लोग कर रहे हैं, तो बाकी के लोग कर रहे हैं तो मैं उनको रोक नहीं सकता हूँ, वो मेरे को लीड करेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि अब वो मेरे से आगे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं कि मान लो उस मसले में वो हमसे आगे निकल जा रहे हैं तो मैं अपना इनकम मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं देखूंगा। मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ 1 से 2 बजे मॉर्निंग में, सिर्फ 2 घंटे बैठता हूँ, फिर मैं सीधे शाम को 6 बजे बैठता हूँ डेली बैठ के ऑफिस में। हाँ, तो बाकी के टाइम और भी देयर आर सेपरेट वर्क एंड बिजनेसेस जो मैं देखता हूँ, जो मैंने खुद डेवलप किया है। क्यों? ऐसे थोड़ी ना कि मैं टीचर हूँ तो अरे हमको टीचर से 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है तो अब हम उसको 2 लाख करने के लिए बच्चों को ठगने लगे, बैठ के उनका गला रेतने लगे, ये तो करेंगे नहीं भाई। अपना एक डिफाइंड तरीका है काम करने का, भाई हम उस रूल को नहीं तोड़ना चाहते हैं। जब नहीं तोड़ना चाहते हो, लेकिन ये तो सबकी इच्छा है कि भाई आपका इनकम डबल हो, मैं चाहूँगा मेरा 10 टाइम्स हो जाए, सब चाहते हैं। तो अब आप देखिए उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, उस नज़रिए से काम करिए, तो आपको लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल सब क्लियर होने लगेगा आप लोगों को। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल सब क्लियर होने लगेंगे, बस इतना ही से ध्यान रखना होता है यार। ठीक है, बच्चा सोचता है सर अभी तो ये काम कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बस चाह रहे हो किसी तरह तुमको नौकरी मिल जाए। और हाँ, एक बैंक क्लर्क की सरकारी नौकरी दिला देंगे तो उसका लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल सब 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप सोच के देखिए आप लोग, मैं क्या कह रहा हूँ। किसी ऐसे बच्चे को अगर मैं बैंक में सिर्फ सरकारी क्लर्क बनवा दूँ कि तुम बैंक क्लर्क हो गए आज से, तुमको लगता है अभी भी वो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल पकड़ा रहेगा? सोच के देखिए, गवर्नमेंट जॉब में मैं उसको बैंक क्लर्क बनवा दूँ, क्या वो अभी भी शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल पकड़ा रहेगा? क्या उन बातों बात करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका रियल गोल क्या है? सोच के देखिए, उसका रियल गोल क्या है? किसी तरह से जॉब मिल जाए, सैलरी मिले। तो लेट्स नॉट फूल आवरसेल्फ। अपने आप से प्रायोरिटी बड़ा क्लियर रखिए, लिख के एकदम स्पष्ट, ये मेरे को करना है, मेरे को नहीं करना, ये मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, ये कैसे अचीव होगा। लेट्स बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो आप ज़्यादा जल्दी कंक्लूजन में पहुँचोगे और ये बीएड वेड का डिग्री तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। बीएड का डिग्री ले लो, कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, उसी बहाने आप घर से बाहर निकलते हो, कैंपस में जाते हो, 4 लोगों से मिलते हो, 4 टीचर से मिलते हो। अब तुम देख लो कि उस रिसोर्स का तुम कैसे बेस्ट यूज करोगे। ठीक है, इस रिसोर्स का तुम कैसे बेस्ट यूज करोगे। जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिन कॉलेजेस से पढ़ा हूँ वहाँ मुझे एज अ गेस्ट इन्विटेशन रहता है, तो आप सोच सकते हो नॉर्मल कोई बच्चा रहे तो उसके लिए ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मतलब मानते हो इस बात को नहीं, आप जिस कॉलेज से पढ़े हो वहाँ से आपको कॉलेज से पास आउट होने के 2-3 साल बाद आपको इन्विटेशन है कि आइए एज अ गेस्ट आप लेक्चर दीजिए यहाँ पर घंटे भर का, तो उसके लिए ड्रीम हो जाएगा। लेकिन अब मेरे से पूछोगे तो हम लोग पहली बार अभी एसपीएम में हो रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था कि किस डेट को करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सेमिनार अगर 29 मार्च को है तो मैंने कहा मैं आपके यहाँ 30 मार्च को आऊँगा। तुमको क्यों लग रहा है कि सेमिनार के जस्ट अगले डेट को ही उनके कॉलेज में मेरा ये जो सेमिनार था, दिल्ली बैच का सेमिनार इस बार 29 मार्च को हुआ था और 30 मार्च को उनके यहाँ इन्विटेशन था। और 30 मार्च का डेट हमने दिया था कि हम 30 मार्च को आएंगे, ये नहीं कि उन्होंने बुलाया तो फैल गए। ठीक है, अब हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी है। ठीक है, ये नहीं कि जो है मतलब अरे उस कॉलेज से वापस इन्विटेशन आया, अरे यार क्या फर्क पड़ता है भाई। ठीक है, गोल्स बहुत स्पष्ट हैं, आप भी अपने गोल्स मतलब एकदम अपने आप से झूठ नहीं बोलो। ठीक है, तो अब उस कॉलेज की जब बात आई तो ठीक है भाई, हम 30 को कंडक्ट करेंगे क्योंकि हम 29 को पूरी टीम दिल्ली में रहेगी, तो 30 को कंडक्ट कर लीजिए। तो 30 को करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो ऑनलाइन करा लीजिए। बस दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, चलिए खैर आप लोग लीव ले लीजिए, गुड नाइट। हाँ अलीना, यस क्या कह रही हैं? सर मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की, जैसे आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा
तो आपने तुरंत हाँ या ना में मुझसे रिप्लाई के लिए बोला, तो अगर वो वहां भी यही बोलेंगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं। वो बोलेंगे सब ठीक है, आप हाँ या ना में ही जवाब दीजिए फिर। नहीं, हम तुमसे हाँ और नहीं में पूछ रहे हैं, लेकिन तुमको उत्तर कैलकुलेटेड देना है। हम जानबूझ के वैसे पूछ रहे हैं कि तुम फंसो बात में। हम तो पूछ ही इसलिए रहे हैं कि तुम सरकार को कुछ बोलो और तुम सीधा बोलो कि गलत है सरकार। और सर मुझे अपना ओपिनियन नहीं रखना कि तुमको मतलब तुमको क्यों लग रहा है कि हम तुमको इस हिसाब से कंपेल करें कि तुम सही उत्तर दो? नन ऑफ माय बिजनेस भाई। ठीक है, मैं सिंपल सा प्रश्न पूछा कि क्या गवर्नमेंट ने ठीक किया? तुमने कहा नहीं, गलत किया। ओके सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, तो जामिया के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने स्टैचू लगवा दिया जाए बड़ा सा नेकेड। सोच के देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है। मैं आपको उसी क्वेश्चन में फंसा दूंगा अगर आप कहती नहीं होना चाहिए। आप मान लो जामिया का कोई हिस्ट्री डिपार्टमेंट का, आप हिस्ट्री से हैं? यस सर। आप सोचो जामिया में ठीक ठाक मुस्लिम फीमेल्स होंगी, पढ़ रही होंगी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में होंगी, मुस्लिम स्टूडेंट्स होंगे। यस सर। जो वहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को एडवोकेट कर रहे हो कि माई हिजाब, माई चॉइस, माई बुरका, माई चॉइस, ये सब कर रहे होंगे, अपना लोग उनका चल रहा होगा। यस सर। अब वो हिस्ट्री का है, हम कह रहे हैं स्टैचू बाहर लगवा दिए बड़ा सा, तो लगवा दे जामिया में, ठीक है? सर तो फिर मैं ये बोलूंगी ना कि सिचुएशन और जगह पे भी तो डिपेंड करता है ना। जैसे आपने बोला कि बुक्स में एज भी डिपेंड करती है, कौन से नहीं, सही क्लास बात के है। बुक है। तो मैं अगर इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट दूं, तो जो भी स्कॉलर्स हैं, क्या उनसे मैं इतनी मेंटल मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? हिस्ट्री वाले बच्चों से, डिपार्टमेंट से, सब बच्चे यहाँ कॉलेज में 18+ है, तो क्या मैं उनसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एटलीस्ट जो हिस्ट्री का स्टैचू है उसको वैसे ही देखें जैसा वो प्रस्तुत किया गया है? सोचो लगवा दे जामिया में तो देखो यार। हाँ हाँ सर कॉलेज लेवल पे तो हो सकता है, अगर हिस्ट्री आर्टिफैक्ट उन्हें लगाना हो तो। नहीं, तो हिस्ट्री के उसमें थोड़ी लगवा रहे हैं, म्यूजियम में। हमने बोला डिपार्टमेंट के बाहर, तो और भी तो बच्चे देखेंगे, सभी डिपार्टमेंट वाले देखेंगे, इस्लामिक स्टडीज वाले भी देखेंगे कि अरे यहाँ तो हम कुछ और समझा रहे हैं, बाहर इन्होंने स्टैचू लगा रखा है इतना बड़ा। सर फिर मैं क्या बोलूँ फिर? अब क्या उसे डीमेरिट कुछ क्या नहीं, बताऊं? अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि लोगों को इस चीज़ के रिगार्डिंग आइडिया होना चाहिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डेवलप होंगे, तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर लगता है कि जो है इससे डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो पहले हमको देखना चाहिए कि सोसाइटी कब उतनी मैच्योर्ड है कि इन चीज़ों को उस तरीके से एक्सेप्ट कर सके, तब हमें करना चाहिए। सर ये मतलब डिस्कशन वगैरह बता सकते हैं हम क्या? हाँ हाँ, नॉर्मल सब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बात बताइए, जब सोसाइटी इतनी मैच्योर्ड हो जाए। दो ठो एग्जाम्पल दे दो कि सर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है तमाम LGBT और तमाम ऐसे फैसले जो 1950s या 60s में दे सकता था तब नहीं दिया, लेकिन अब देता है 2010 में, 2020 में। क्यों देता है सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता है कि 1950 में अगर हम ये कहते हैं कि 2 मेल 2 फीमेल आपस में रह सकते हैं और रिलेशनशिप में जो है एडल्ट्री अलाउड है, ये सारी चीज़ें अलाउड है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट को ही बॉयकॉट कर देते हैं। सोसाइटी भी तो उतनी मैच्योर होनी चाहिए इस तरह की बातों के लिए। सर मतलब कुछ बातें सोसाइटी पे भी डिपेंड करती हैं। हाँ हाँ टाइम हाँ और हाँ, तो आप पर्सपेक्टिव दीजिए, ये नहीं कि लगाना सही है कि नहीं लगाना सही है, ये मत दीजिए। नहीं सर, इसलिए मैंने पूछा ना कि जैसे वो बिल्कुल बार बार ये पूछ रहे हैं हाँ या ना में ही आप जवाब दीजिए, हमें ये सब नहीं सुनना, नहीं आपका नहीं, ये नहीं डिमेरिट होता। करना है। हाँ नहीं में क्या जवाब दीजिए? पूछ रहे हैं तो आप जवाब भी वही बताएंगे क्या देना है। ओके सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप लीव ले सकती हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।